जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बुल्स एंड बियर्स। सो एज यूजुअल हमने जो लास्ट टाइम आप लोगों को पिक्स बताई थी और हमने जो आप लोगों को रिफाइनरी सेक्टर का ओवरऑल एनालिसिस किया था, उसका हमें इस दफ़ा भी काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट मिला है। और ऑल्दो ओवरऑल अगर आप देखोगे रिफाइनरी पॉलिसी की एक अनाउंसमेंट आने वाली थी जिसमें SIFC का जो है गवर्नमेंट की तरफ से एक डेडलाइन थी कि आपने रिफाइनरीज के साथ मिलकर जो एक सेल्स के ऊपर जो एक्सटेंशन उन्होंने के मैटर को डिस्कस करना था उसको आपने फुलफिल करना है। ऑल्दो वो हुई नहीं वेडनेसडे तक और काफ़ी ज़्यादा लोग जो थे वो घबरा गए थे। तो अगेन फॉर ऑल दोज पीपल, ये स्टॉक मार्केट है, इसको थोड़ा सा समझें कि ओवरऑल घबराने की ज़रूरत नहीं है कि एक दिन जो है वो थोड़ा सा स्टॉक्स हल्के से रिफाइनरी के नीचे चले गए थे, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा रिकवर भी हुए हैं। और आप देखो तो ओवरऑल अगर आप KSE 100 को देखोगे और हमारी जो स्टॉक की पिक्स थी लास्ट वीक में, बहुत ज्यादा फर्क है, काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस हुई है। तो फराज भाई भी आपको दिखाते हैं। सो लेट्स मूव टू फराज भाई। जी फराज भाई कैसे हैं आप, और थोड़ा सा एनालिसिस कर दें लास्ट वीक जो हमने पिक्स बताई। जी अल्लाह का शुक्र। मेरे ख़्याल में लास्ट वीक क्या हम पिछले 2 हफ्तों से जो हमने स्विच किया था ना फ्रॉम टॉप टियर स्टॉक्स टू सेकंड ईयर एंड थर्ड ईयर स्टॉक्स, मेरे ख़्याल में ऐसे कोई भी आके ओपनली नहीं बता सकता कि अब कचरों की बारी है या सेकंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स की बारी है। हमने फ़ौरन से अपने ब्लू चिप्स या टॉप टियर स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस कम कर दी और हम एकदम से जो है वो सेकंड ईयर थर्ड ईयर बिल्कुल छोटे वाले स्टॉक्स जो 10-20 रुपए पे या 5 रुपए पे ट्रेड हो रहे थे, उनके हमने कॉल्स भी देना शुरू किया और उनको हाईलाइट भी करना शुरू किया, जिसमें BOP था और वेव्स था। और उसके बाद फिर लास्ट टाइम हमने टेलीकार्ड, GGL, सिनर्जी और जो कुछ थे वो सारे बताए और वही उसी तरीके से परफॉर्म करना शुरू हुआ। सेकेंडली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, जो भी आपने रिफाइनरीज़ के ऊपर इतना ज़बरदस्त एनालिसिस हमसे शेयर किया था, सेकेंडली हमने भी हाईलाइट किया था। सब कुछ सही चल रहा है मेरे ख़्याल में। अगर थोड़ा बहुत भी आप 1% 2% का ड्रॉ डाउन नहीं फेस कर सकते तो स्टॉक मार्केट इज़ नॉट फॉर यू, बिल्कुल भी नहीं है। और हम लोग कभी भी आके इस तरीके से रिकमेंड नहीं करते कि आज ख़रीदें और कल पैसे बन जाएंगे। वो एक अलग बात है कि अल्लाह ताला इज़्ज़त रख लेता है, जो हम बताते हैं वो विद इन अ डे और टू जाके परफॉर्म करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम कहीं से भी एक्सपेक्टेशन सेट नहीं कर रहे आप लोगों के लिए कि जो हम बता रहे हैं वो कल सुबह ही जाके बढ़ जाएगा। सही है, तो थोड़ी सी आप लोग भी एहतियात और सब्र तहम्मुल से काम किया करें। सो कुछ हाइलाइट्स रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से, जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे आप लोगों को। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज में ऐड भी करता चलूँ। देखें ओवरऑल क्या हो रहा होता है कि फराज भाई या मैं भी अपने एंड से क्या कर रहे हैं कि आपको फंडामेंटल्स भी और टेक्निकल्स दोनों की कॉम्बिनेशन की बेस के ऊपर आपको स्क्रिप्ट्स बताते हैं। तो ओवरऑल अगर फंडामेंटली थोड़ा सा हिट हुआ भी है तो, लेकिन हमने बैक एंड पे ये देखा था कि जितनी भी रिफाइनरीज हैं उसमें सब में वॉल्यूम लग रहा है। तो ये नहीं है कि अगर वॉल्यूम लगा है तो और जाहिर सी उसके बाद जाहिर सी बात है परफॉर्मेंस होगी ना। और पीछे से कोई ना कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है, कोई ना कोई ऐसा प्लेयर है जो उसमें कुछ ना कुछ देख रहा है इस टाइम पे कि ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। खैर आपको साथ साथ ये भी करना चाहिए, जैसे फराज भाई आपको स्टॉप लॉस भी बताते हैं, टेक प्रॉफिट भी बताते हैं। तो ये अपने एंड पे आप रिस्क मैनेजमेंट होती है, ये आपको ये साथ साथ अप्लाई करके चलना चाहिए। वेरी गुड सजेशन हमार। एक तो हमने अटक रिफाइनरी जब जिस टाइम डिस्कस किया था वहाँ से वो 100 रुपये बढ़ गया था। सो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कि अगर आपने हाई पे जाके ख़रीदा है। एनीवेज, अटक सीमेंट के ऊपर हमने यहाँ पे इसको हाईलाइट किया था जब ये 162 के करीब चल रहा था। इसको प्ले करके देखते हैं। आज हम थर्सडे को रिकॉर्ड कर रहे हैं, फ्राइडे को नहीं कर रहे, और होपफुली आपको जो वीडियो मिलेगी ये सैटरडे को अपलोड होगी, तो फ्राइडे के दिन जो ट्रेडिंग हुई है वो हम लोग उसके एनालिसिस नहीं बता रहे। ये आप मंडे को जाके जो भी आप बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। बाय द वे, ये जो हमारी प्राइस थी वहाँ से कोई इसने 25% अपसाइड दिखा दी और थर्सडे को ये कैप था। इसके अलावा वेव्स, मैंने जैसे BOP हमने पिछली दो हफ्ते पहले हाईलाइट किया था, तो उस टाइम वेव्स भी किया था और मैंने ये कहा था ये अब ब्रेक कर जाएगा, थोड़ा सा सब्र और इंतज़ार करें। विद इन अ वीक इसने जाके परफॉर्म किया और ये तकरीबन 6.5 से जो हमने रिकमेंड किया था वहाँ से बढ़ता हुआ आज ये तकरीबन इसने हाइज़ लगाए 8 रुपये 20 पैसे या 15 पैसे के। जो लोग SFEL के क्लाइंट्स हैं वहाँ पे ये कॉल 12 तारीख को आप लोगों से शेयर कर दी थी 7.22 की प्राइस पे, और आज उसका फर्स्ट TP भी हिट हो गया। इसके बाद सिनर्जी भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और जहाँ से बताया था वहीं से बढ़ना शुरू हो गया। हमने सजेशन मैंने ये दी थी कि 4.3 से ऊपर जाके बाय करें। इसको भी अगर मैं प्ले करके देखूं, राइट नाउ ये 4.6 से ऊपर ट्रेड कर रहा है और अच्छा परफॉर्म कर रहा है और लग ऐसे ही रहा है कि अपने फर्स्ट TP सेकंड TP को जाके हिट कर देगा। वंस अगेन, जो लोग SFEL के क्लाइंट्स थे, हमने ये कॉल कुछ अर्सा पहले ही बिल्कुल बॉटम से 3.9 से ही सजेस्ट कर दी थी और हमारा फर्स्ट TP 4.5 का था, वो हिट हो गया है। सो यूट्यूब के ऊपर और जो रियल टाइम एनालिसिस होते हैं उसमें फ़र्क होता है।
इसीलिए कहते हैं कि आप लोग और उधर दूसरी अकाउंट बात ये कि 10% की परफॉर्मेंस है, 10% एक वीक के अंदर आपको किसी को मिल जाए तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। फिर ये सजेशन थी डबल जी एल की 10.3 के ऊपर, जिस टाइम हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे 10.10 चल रहा था और हमने कॉल 10.3 पे दी हुई थी एस एफ ई एल के ऊपर, और ये वेरी नेक्स्ट डे उसके बाद से कैप होता हुआ आज इसने तकरीबन 12 रुपये का हाई लगाया है। ये 20% की अपसाइड होती है। ये भी कॉल हमने वहाँ पे एस एफ ई एल पे शेयर की हुई थी और बेहतरीन तरीके से ये भी परफॉर्म किया है। फिर इसी तरीके से हम आगे चलते हैं टेलीकार्ड। वंस अगेन सेकंड ईयर थर्ड स्टॉक्स, लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी किया था, इसको एक लाइसेंस मिला है। फंडामेंटली भी कैटलिस्ट थी इसके पास एक न्यूज़, और उसने जो हमने प्लान यहाँ पे सेट किया हुआ था कि 7.76 से ऊपर निकले तो बाय करें, और ये भी ब्रेक करके ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। और आज इसने तकरीबन 8.20 का हाई लगाया है। उम्मीद है कि ये जो 8.5 और 9.6 का है इसको जाके हिट करेगा। फिर हम आ जाते हैं आगे टीआरजी, जो हमने जैसे लिवरमोर का एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, वो पैटर्न को डिस्कस किया था कि कैसे आके इसने बॉटम डिफाइन किया है, फिर डिसेंडिंग वेज को ये ब्रेक करेगा, और नीचे आरएसआई की डाइवर्जेंस भी थी। मैंने कहा था कि ये अब अपना बॉटम डिफाइन करके आज थर्सडे को ये कैप था, और ऐसे एनालिसिस कौन करके बताएगा आपको। सही, एक लॉस मेकिंग कंपनी, और जैसे लिवरमोर का पैटर्न कंप्लीट हो रहा है, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है, और उसके बाद ये कैप हो रहा है। सो अभी भी अगर आप लोग पैसे नहीं बना सकते तो फिर बहुत मुश्किल काम है इस मार्केट में भी और इस एनालिसिस के साथ भी। फिर ना सिर्फ हमारी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट परफॉर्म कर रही थी, जैसे मैंने और अमार ने, हम दोनों ने ये कहा था इलेक्शंस के बाद क्रिप्टो परफॉर्म करेगी और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करती हुई नज़र आ रही है। अभी पिछले हफ्ते ही हमने हाईलाइट किया था 76 के ऊपर, जब ये BTC अपना ब्रेक कर रहा था ऑल टाइम हाई, उसी टाइम हमारी वीडियो गई थी कि इजीली जाके 96 को टेस्ट करेगा। राइट नाउ 91 हो चुका है, इसको भी प्ले करके देखते हैं। सो मैसिव अपसाइड है इसके ऊपर। और अगर आप लोग ये पुल्स एंड बेयर्स के रेगुलर व्यूवर्स हैं और शो को देख रहे हैं आप लोग, तो ये रिमेंबर वन थिंग, हमने ये 59 जो हमारा पहली एपिसोड थी वहीं से बताना शुरू कर दिया था कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा। और राइट नाउ 59 या 60,000 से ये इस टाइम 91,000 के ऊपर चल रहा है, 50% अपसाइड, तो वो हमारी कॉल से ही हो गई। फिर आगे आ जाएं इथेरियम। तो जिस टाइम हम लास्ट फ्राइडे को ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, मैं शो के दौरान ही मैंने ये देखा कि यार इसमें पोटेंशियल है। उसी टाइम हमने ये कॉल डिस्कॉर्ड कम्युनिटी पे डाल दी थी अपनी। अगेन आपको ये शो सैटरडे को मिलता है। रियल टाइम का ये फ़ायदा होता है कि अगर आप कम्युनिटी का हिस्सा हैं या एसएफएल के क्लाइंट्स हैं, सो आपको रियल टाइम कॉल्स मिलती हैं। तो कम्युनिटी का हिस्सा बनने के लिए वंस अगेन आप सरमाया की कोई सी भी ट्रेनिंग ज्वाइन करें, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स, और हमारी उस प्रॉफिटेबल कम्युनिटी का हिस्सा बने। बाय द वे अभी हमारी कैपिटल मार्केट फंडामेंटल्स की ट्रेनिंग ओपन होने लगी है, सो आप लोग रजिस्ट्रेशन उसकी करा सकते हैं। सो यहाँ पे देखिए, ये जो हमने इथीरियम का था, ये परफेक्टली उसी तरीके से जाके परफॉर्म किया, और सैटरडे संडे को ये परफॉर्म कर रहा था। सो हम कहते तो हैं कि थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, लेकिन हमारा लगता है ऐसे ही है कि हमारी कॉल्स के ऊपर ना सिर्फ पाकिस्तान के ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स देख रहे होते हैं, बल्कि बाहर के लोग भी अब देख रहे हैं। अच्छा, आप ये बात कर रहे हो कि हम ड्यूरिंग द आपने सेशन जो है वो देखा और उसके उसी तरीके से आपने हाईलाइट करके डिस्कॉर्ड के ऊपर बता दिया। अक्सर तो आपको और मुझे पता है कि हम कुछ स्टॉक्स की सिलेक्शन ऐसे कर रहे होते हैं कि यार आज के दिन ना ये वाली हमने कॉल्स देनी है, और बाय द टाइम जब हम रिकॉर्डिंग करने लगते हैं तो वो स्टॉक ही ऊपर जा चुका होता है और हमें लगता है ओए यार ये तो अभी से चला गया, तो अब इसकी मेरे ख्याल से कॉल देनी बिल्कुल बनती नहीं है। ऐसे ही है मार, तो ऐसे भी बिल्कुल ऐसे ही है। आज मैंने केएसबी पम्प्स को हाईलाइट किया था कि मैं आज अपनी रिकॉर्डिंग में ये डिस्कस करूंगा कि ये बढ़ जाएगा, तो सुबह ही हमने हाईलाइट कर लिया था 10-11 बजे, शाम तक वो कैप हुआ खड़ा था। सो ये बिल्कुल ऐसे ही मुझे लग रहा है, हमारे कुछ लगा हुआ है इधर। चले जी, फराज भाई थोड़ा सा फंडामेंटल्स को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। और अगेन एज यूजुअल जो है हमारे बहुत ज़बरदस्त इंडिकेटर्स आए हैं, और ये अगेन हमारी तरफ से नहीं होते, सेंट्रल बैंक खुद कह रहा है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान खुद अपना डाटा दिखा रहा है कि भाई हमारे थोड़े से हालात ठीक हो रहे हैं, और बेस्ड ऑन दैट हमारी स्टॉक मार्केट भी परफॉर्मेंस कर रही है, रेमिटेंसेस वगैरह भी इसी वजह से आ रहे हैं। चलें, एक तो नंबर वन, लास्ट वीक के अंदर आई डिड वन पॉडकास्ट विद वन ऑफ माय स्टूडेंट्स अली जवाद, और चूंकि अभी हमने डिस्कस भी किया था बुल्स एंड बियर्स के अंदर कि बिटकॉइन बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और सारी क्रिप्टोज ऑलमोस्ट बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही हैं, एंड देयर इज अ बुल साइकिल एज वेल। तो आप लोग ये वीडियो भी जाके देख सकते हैं। ओवरऑल ही दिस स्टूडेंट ऑफ माइंड मेड अ लॉट ऑफ प्रॉफिट एज वेल। इन्होंने तकरीबन $27,000 ये 6 महीने पहले बाय द वे उन्होंने बताया था, और इन्होंने कुछ पिक्स भी बताई हैं कि क्रिप्टो के अंदर आप कैसे
फंडामेंटली एक क्रिप्टो को पिक कर सकते हो और उसमें फिर आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन बना सकते हैं। अच्छा, चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं लास्ट वीक को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें थोड़े से पॉइंटर्स थे जिस अगेन काफी ज्यादा पॉजिटिव इंडिकेटर्स थे, जिसमें से हमने देखा था कि मंथली हमारा हाईएस्ट गेन्स हुए हैं वॉल्यूम वाइज भी और परफॉर्मेंस वाइज भी, और इसके अलावा जो थे मर्जर एक्विजिशंस वगैरह थोड़ी सी चल रही थी, जिसकी बेस के ऊपर एफएफबीएल और एफएफसी में काफी ज्यादा आपको एक्टिविटी नजर आई। इसके अलावा जो है एनर्जी सेक्टर उसने बड़ा बेहतरीन परफॉर्म किया, क्योंकि आईएमएफ की तरफ से आपको बड़ा रिस्ट्रिक्शंस थी कि आपने सर्कुलर डेब्ट को बढ़ने नहीं देना, और दूसरी जगह आईपीपीस का जो साइड इफेक्ट था, वहां से जो पेमेंट थी वो थोड़ी बहुत आपके एनर्जी सेक्टर के अंदर भी आ रही थी। सो उसकी वजह से भी काफी हद तक इसमें लाइमलाइट में रहा। 5 आईपीपीस को बहुत ज्यादा, आईपीपीस को लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस कर लिया था, इनके कॉन्ट्रैक्ट्स टर्मिनेट हो गए हैं। सीपीआई जो थी वो आपकी काफी हद तक नीचे आ गई हुई है। रिजर्व्स अगेन इंप्रूव हुए थे। इसके अलावा जो थे ऑटो के नंबर्स काफी जबरदस्त आए थे, यहाँ पे 3400 मैंने लिख दिया, 1000 यूनिट्स थे इन अक्टूबर सास करके। दूसरी चीज जो थी वो ट्रम्प जो था वो ही वॉन द इलेक्शन, और मैंने काफी डिटेल में आप लोगों को कुछ रिजल्ट्स भी दिखाए थे मेरे स्टूडेंट्स के, जो जिन्होंने फंडामेंटल की बेस पे अमेरिका के अंदर एनर्जी स्टॉक्स को पिक किया हुआ था, और उन्होंने मैसिव गेन्स दिखाए 20 to 50% के दरमियान एक दिन के अंदर उनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, इस वीक पे आते हैं, और इस वीक में कुछ अगेन कुछ पॉजिटिव्स हैं। नंबर वन, ऑटो के आप लोगों को कई 5-6 सेशन से हम लगातार बता रहे हैं कि इनके नंबर्स ऊपर जाएंगे आने वाले वक्त के अंदर। उसकी वजह यह है कि जब आपके इंटरेस्ट रेट वगैरह नीचे आते हैं तो ऑटो की जो फाइनेंसिंग के लोन्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, और लोग जो है वो गाड़ियां लेने की तरफ आते हैं। क्योंकि 2-3 सालों से इंटरेस्ट रेट इतना ज्यादा होता है, लोन्स महंगे दामों मिलते हैं, तो लोग अवॉइड करते हैं। अब चूंकि लोन्स कम रेट पे मिल रहे हैं, तो लोग क्या करेंगे, गाड़ियां किस्तों पे लेंगे और बैंक्स के पास जाके कहेंगे कि भाई हमें सस्ते रेट में आप लोन्स दें। तो ओवरऑल अगर आप इन नंबर्स को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट एक साल की निस्बत कंपैरिजन लास्ट ईयर से देखा जाए तो 2x ऑलमोस्ट जो है इनकी सेल्स बढ़ चुकी है। नेक्स्ट जो है स्टेट बैंक के रिजर्व्स वो इंक्रीज हुए हैं, 11.2 बिलियन डॉलर्स तकरीबन हो चुके हैं। और ये अगर हमारे पास एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरफ से भी कुछ पैसे आ जाएंगे, इनफ्लो आ जाएगा, तो तकरीबन हमारे रिजर्व्स और इंक्रीज हो जाएंगे टुवर्ड्स 11.7 बिलियन। थर्ड जो है फॉरेन रेमिटेंसेस, अगेन अगर ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 24.5% का इंक्रीज है इस टाइम पे। मंथली जो आपका रेमिटेंसेस आएंगे इस दफा, दैट इज अराउंड 3.05 बिलियन डॉलर्स, एंड अगेन अ वेरी गुड इंडिकेटर फॉर आवर इकोनॉमी। नेक्स्ट जो है एक बहुत बड़ी खबर ये है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इस दफा जो डाटा रिलीज किया है उसमें थोड़ा सा ये बताया कि डेब्ट टू जीडीपी पाकिस्तान का हैज ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली, और तकरीबन अब 65.7% पे आ गया है। दिस इज द लोएस्ट सिंस जून 2018। तो साल के बाद जो है ये थोड़ा सा डाटा रिलीज होता है, और इस दफा जो ये डाटा है ये थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा है कि भाई आपके हालात अब थोड़े से बेहतर हैं। जो ये लोग डिफॉल्ट की बातें कर रहे होते हैं, सिचुएशन की बात कर रहे होते हैं, ओवरऑल आईएमएफ भी आपको ये कहता है कि भाई जो हम आपको लोन्स वगैरह भी देते हैं आप साथ ग्रो करो। तो यहाँ पे क्या है कि आपका लोन तो बड़ा, डेब्ट तो डिक्रीज नहीं हुआ, स्टेबल हो गया एक जगह पे, लेकिन आपकी जो ग्रोथ हुई है जीडीपी वाइज वो ज्यादा इंक्रीज हुई है, जिसकी वजह से आपका डेब्ट टू जीडीपी थोड़ा सा नीचे आया, विच इज अ ह्यूज पॉजिटिव। तो जो अच्छी चीजें होती हैं वो हमें सेलिब्रेट भी करनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आज का दिन जो मैंने सिलेक्ट किया है, सीमेंट सेक्टर काफी हद तक लोगों को इसमें अट्रैक्शन नजर आती है कि जब भी रियल एस्टेट परफॉर्म करती है या थोड़े से हालात इकोनॉमी के बेहतर होते हैं तो सीमेंट्स के जो स्टॉक्स हैं वो बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। एक साल पहले मैंने अपने अलमनाई के साथ इसका सेशन किया था, और उसमें कुछ चीजें उस टाइम पे मैंने बहुत ज्यादा हाईलाइट की थी कि आपका सीमेंट सेक्टर आने वाले वक्त के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म करेगा, और मैंने कुछ हाईलाइट्स भी किए थे कि ये वाले स्टॉक्स जो है ये फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है। तो इसको सीमेंट का जो सेक्टर उस टाइम पे जो हमने डिस्कस किया था, इसी को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। मैं आपको उसी की प्रेजेंटेशन में से कुछ पॉइंट्स आप लोगों को दिखाऊंगा, और ये दिखाएंगे कि ओवरऑल जो आपका एनालिसिस है या सीमेंट सेक्टर है वो इस टाइम पे अब आपको कैसा नजर आएगा। ठीक है। अच्छा, देखने से पहले ये अगेन माय टीम डिड अ वेरी फैंटास्टिक जॉब, जो इसमें इन्होंने थोड़ा सा प्रोसेस वगैरह भी यहाँ पे बता दिया, तो मैंने इस वजह से आप लोगों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर परफॉर्म कैसे करता है। और अगर इसकी बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत ज्यादा चीजें हो जाती हैं, लेकिन सिंपल ये एक चार्ट है जहां पे आपको नजर आ रहा है कि सीमेंट बनता कैसे है। तो सबसे पहले आपका रॉ मटेरियल जो है वो कन्वर्ट किया जाता है लाइमस्टोन एंड क्ले के अंदर, जिप्सम एंड अदर्स के अंदर, फिर इसको ग्राइंड किया जाता है और इसको पाउडर फॉर्म के तौर पे बनाया जाता है, जिसको रॉ मील भी आप कह लो। और रॉ मील को फिर क्या होता है कि आप टेम्परेचर, बहुत हाई टेम्परेचर के ऊपर बर्न करते हो तकरीबन, और 1450 डिग्री सेल्सियस बहुत ज्यादा होता है, और आपका अगेन क्लिंकर में इसको कन्वर्ट किया जाता है। और फिर क्लिंकर जो है आपका फिर उसको थोड़ा सा कूल डाउन किया जाता है 1450 डिग्री से
100 डिग्रीज पे कन्वर्ट करके फिर इसके अंदर जो है कुछ मिक्सर्स लगाए जाते हैं क्लिंकर के साथ, जिप्सम एंड अदर मटेरियल्स को ग्राइंड किया जाता है और उसके बाद जो है ये सीमेंट बनता है। फिर जो आपका मैन्युफैक्चर सीमेंट होता है उसकी पैकेजिंग होती है और पैकेजिंग होके फिर आपके कंज्यूमर तक जाता है। तो मुझे मेजोरिटी ये पता है कि मेजोरिटी लोगों को ये भी नहीं आइडिया कि सीमेंट्स बनते कैसे हैं। मैंने भी जब पढ़ा था तो दैट वाज न्यू फॉर मी, लेकिन अगेन ये चीज आपको समझ आनी चाहिए। अच्छा, इकोनॉमी के अंदर सीमेंट्स की जो इंडस्ट्री है दैट इज अ ह्यूज पार्ट टू प्ले। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तानी इंडस्ट्री को थोड़ा सा कैटेगराइज भी कर दिया है। एग्रीकल्चर को देखें, इंडस्ट्रियल को देखें, सर्विसेज को देखेंगे, ओवरऑल जो हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर है दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड 1.8% टू आवर जीडीपी, और उसमें से जो हमारा सीमेंट का जो है दैट इज अराउंड 4.8%। तो सिग्निफिकेंट थोड़ा सा अमाउंट है जो कि आपकी जीडीपी के ऊपर इफेक्ट करता है। अच्छा, सबसे पहले तो यहाँ पे अब चीजें समझ लें कि सीमेंट्स को देखने के क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं। कुछ मेन पॉइंट्स हमें कंसिडर करने चाहिए कि सीमेंट्स को आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो पहले ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नंबर वन, सीमेंट इंडस्ट्री जो है दैट इज सिक्लिकल इन नेचर। सिक्लिकल इन नेचर ये मतलब होता है कि जब आपकी इकोनॉमी परफॉर्म कर रही होती है तो ये बहुत जबरदस्त परफॉर्म करते हैं, और जब आपकी इकोनॉमी नहीं परफॉर्म करेगी तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे, काफी हद तक नीचे गिर भी सकते हैं। सो ये सिक्लिकल नेचर का मतलब ही यही होता है कि इकोनॉमी के साथ अगर आपकी परफॉर्मेंस होती है तो दैट इज सिक्लिकल। और पाकिस्तान के अंदर जो सीमेंट्स हैं और स्टील की जो इंडस्ट्री है और ऑटो की जो है, खासतौर पर ये तीन जो सेक्टर हैं ये बहुत ज्यादा सिक्लिकल काउंट होते हैं, और खासतौर पर सीमेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। एक चीज और आपको जेहन में रखनी पड़ेगी जब आप सीमेंट्स का एनालिसिस कर रहे हैं, तो दो किस्म के हमारे यहाँ पे डिविजन्स आ जाती हैं। एक नॉर्थ के प्लांट्स होते हैं और एक साउथ के प्लांट्स होते हैं, और इनके डायनामिक्स थोड़े से फर्क है। तो ये जेहन में रखिएगा, जो नॉर्थ के प्लांट्स हैं वो आपको पता है कि ऊपर पंजाब वाली साइड या केपी की वाली साइड पे कुछ प्लांट्स अवेलेबल होते हैं, और इनके पास एक इंसेंटिव है। इंसेंटिव ये है कि इनके पास प्राइसिंग पावर है इन अ वे कि ये थोड़ा सा लोकल, जहां पे कोल को भी यूज कर सकते हैं, रिचर्ड बे कोल को भी यूज कर रहे हैं, अफगान कोल को भी जो यूज कर रहे हैं, उसमें इनको ये फायदा होता है कि अगर साउथ के अंदर लेट्स सपोज आप सीमेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और इंटरनेशनल अगर आपके सीमेंट्स के रेट नीचे आ जाते हैं तो इंपोर्ट भी स्टार्ट हो सकती है इन सीमेंट्स, ठीक है। तो नॉर्थ के पास चूंकि बहुत गैप का फर्क है, तो सीमेंट्स की जो फ्राइट कॉस्ट होती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है, ये बहुत महंगी होती है। तो साउथ से नॉर्थ में जाते जाते जो आपको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ेगी, ये सीमेंट इंडस्ट्री के ऊपर बहुत हिट पड़ सकती है। तो उसमें क्या होगा कि उससे फायदा ये होता है नॉर्थ वालों को कि नॉर्थ अपना ही जो उधर की जो कोल की कंजम्पशन वगैरह होता है वही यूज कर लेते हैं, और उनको जो इंपोर्ट वाला जो रेट होता है वो इफेक्ट नहीं करता। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ यही चीज को अब दूसरे एंड से भी देखते हैं। जो साउथ के जो प्लांट्स हैं उनको एक फायदा ये है कि वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं। चूंकि नॉर्थ और साउथ में अगेन बहुत ज्यादा डिफरेंस है। नॉर्थ अगर अपनी एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो पहले उसको वहां से बाय रोड सीमेंट्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा नॉर्थ से साउथ, जो कि बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, और फिर साउथ से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो फिर क्या होगा, उनके एंड पे ये जो कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाती है। तो इस वजह से साउथ के जो प्लांट है उनको ये बेनिफिट मिलता है नॉर्थ की निस्बत। ठीक है, सो ये चीज हमें कंसिडर करनी पड़ेगी। तीसरी चीज ये है कि जो सीपैक के एक बहुत बड़ा ड्राइवर था, जो कि जिसकी बेस के ऊपर साउथ के अंदर बहुत ज्यादा प्लांट्स लगे थे, जिसमें डीजीकेसी भी था और भी प्लांट्स की कैपेसिटी बढ़ाई गई थी, इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि सीपैक के अंदर जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो साउथ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होगी। चूंकि वो सीपैक का काम इतना ज्यादा हुआ नहीं, तो उसकी वजह से अभी भी जो एक्स्ट्रा जो एक्सपेंशन हुई भी है उसको यूटिलाइज नहीं साउथ कर पा रहा। तो अगेन जो आपका नॉर्थ के जो प्लांट्स हैं उनको थोड़ा सा बेनिफिट इस चीज पे मिलता है कि वो जो जितना उन्होंने यूटिलाइजेशन की है उसका वो थोड़ा सा बेनिफिट ज्यादा उठा लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ये नॉर्थ एंड साउथ प्लेयर्स जो हैं वो सारे मैंने आपको डिवाइड भी करके बता दिए। साउथ के अंदर लकी है और डीजीकेसी। अच्छा, ये दो ऐसे हैं प्लांट्स जो नॉर्थ में भी, दो कंपनीज के प्लांट्स नॉर्थ में भी हैं और साउथ में भी हैं। इसके अलावा साउथ में डीसीएल है, दीवान सीमेंट है, थट्टा है, पावर है, ईसीपीएल है, और नॉर्थ के अंदर बाकी भी आपकी कुछ कंपनीज आती हैं, मेजोरिटी नॉर्थ में आती हैं। बेस्वे सीमेंट, चिराग सीमेंट, फौजी सीमेंट, ये सारी कंपनीज यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, नेक्स्ट चलते हैं। सीमेंट्स की जो तीसरी पॉइंट है वो दैट इज के एक चीज को और कंसिडर करें, जब भी आपकी एक्सपेंशन होती है इन सीमेंट इंडस्ट्री, और पर्टिकुलरली थोड़ी एक्सपेंशन नहीं, ज्यादा एक्सपेंशन, यानी कि 50% से ज्यादा एक्सपेंशन की जाए, या आप और प्लांट्स बना रहे हो, तो इसमें क्या कर रहे हो कि बेसिकली होता ही है, जैसे ही सप्लाई ज्यादा बढ़ती है
ये स्टॉक की प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाती है, क्योंकि आपस में जो सीमेंट की इंडस्ट्री है ये प्राइस वॉर स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे तीन मैंने पीरियड्स मेंशन किए हैं। 1996-97 में 50% की एक्सपेंशन हुई थी, 2006 और 2007 में एक्सपेंशन हुई थी, और 2017 में एक्सपेंशन हुई थी, जिसकी वजह से काफी हद तक जो सीमेंट्स के आप देखोगे स्टॉक्स उसी टाइम काफी डिक्लाइन हुए। तो ये एक चीज को आपको मद्देनजर रखना पड़ेगा, जब भी एक्सपेंशन होती है और 50% से ज्यादा होगी तो ये सीमेंट इंडस्ट्री को काफी हद तक हिट लेगी। दूसरी चीज है कि पिछले 30 सालों के अंदर जो हमारी कैपेसिटी है वो 8 मिलियन से बढ़ के अब तकरीबन 80 मिलियन के पास आ चुकी है, तकरीबन 83 मिलियन के पास है। तो अगेन ओवरऑल अगर हम सप्लाई एंड डिमांड की बात करें तो हमारे पाकिस्तान के अंदर सप्लाई इस टाइम बहुत ज्यादा है, ओवरऑल जितनी कैपेसिटी बन गई, ऑल्दो वी आर अ पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्री, लेकिन सप्लाई इस टाइम भी काफी हद तक ज्यादा हुई भी है। अब सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए कि जो कंपनीज अपनी सप्लाई एंड डिमांड को सही तरीके से यूज कर रही है, यूटिलाइज कर रही है, वो ज्यादा बेहतर भी परफॉर्म कर सकती है। क्लियर हो गया? अच्छा, नेक्स्ट जो चलते हैं कि एक चीज है कि ज्यादातर ये भी देखने को आया कि जब भी प्राइसेस चेंज, ओवरऑल इकोनॉमी चेंज होती है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपके ऊपर ड्यूटी लग गई, कोई टैक्स लग गया, तो वो क्या करते हैं कि अपनी प्राइस, सीमेंट इंडस्ट्री जो है वो प्राइसेस आगे पास ऑन कर देते हैं टूवर्ड्स कंज्यूमर्स। तो ये भी चीज आपको अंडरस्टैंड करनी चाहिए कि ओवरऑल हिट तो पड़ती है सीमेंट्स को, लेकिन ड्यू सम टाइम सीमेंट्स जो है अपनी प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। आजकल भी अगर आप देखोगे तो ऑल टाइम हाई सीमेंट्स की जो प्राइसेस हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं। क्या वजह है कि जो पीछे से कॉस्ट पड़ रही थी वही कॉस्ट उन्होंने ट्रांसफर कर दी है टूवर्ड्स देयर कंज्यूमर्स। अच्छा, नेक्स्ट इसमें डिपेंडेंसी की भी कुछ बात कर लेते हैं। तो 5 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मजीद कंसिडर करने पड़ेंगे अगर आप सीमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाह रहे हैं। नंबर 1, जो सीमेंट की ओवरऑल जो डिपेंडेंसी है दैट इज द प्राइस ऑफ कोल। ठीक है, और कोल जो पाकिस्तान में ज्यादातर यूज होता है दैट इज रिचर्ड बे कोल, जो कि आप इंटरनेशनल बाहर से यहाँ पे इंपोर्ट करवाते हैं। इसके अलावा अब थर कोल भी यूज होने शुरू हो गया है, कुछ कंपनीज जो हैं वो भी यूज कर रही हैं, जिसमें मेपल लीफ है एंड आई थिंक पायनियर सीमेंट भी यूज कर रहा है। इसके अलावा जो है पिछले दिनों में 2022 के अंदर रिचर्ड बे कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। तो जो हमारी कुछ कंपनीज यहाँ पे थी उन्होंने क्या किया कि अफगानिस्तान से कोल मंगवाना शुरू कर दिया और वो उनको सस्ते रेट में पड़ा था। तो ये भी सिचुएशन कभी कभार हो जाती है, जब आपकी कोल की प्राइसेस बहुत ज्यादा ऊपर चली जाए तो ये कंपनीज क्या करती हैं, ये या लोकल कोल को यूज करना शुरू कर देती हैं या अफगानिस्तान से भी कोल की स्मगल करके यहाँ पे ले आते हैं। तो उससे भी इनकी प्राइसेस के अंदर थोड़ा सी बेहतरी आ सकती है। तो अगेन प्राइस ऑफ द कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी डिपेंडेंट ऑन द सीमेंट इंडस्ट्री। नेक्स्ट चलते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज। आप लोगों को पता है ये बहुत ज्यादा हिट करती हैं। रिसेंटली एलसीज वगैरह काफी ज्यादा गवर्नमेंट ने बंद की हुई थी। सो नॉन एसेंशियल जो प्रोडक्ट्स थी उनके ऊपर गवर्नमेंट ने बंद कर दिया था। अब ये गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो खुद से बता देती है कि जी हमारे मुताबिक जो है नॉन एसेंशियल प्रोडक्ट्स में सीमेंट की जो कोल है वो भी आता है, नहीं आता है, ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और अगेन इस तरह की पॉलिसीज आती हैं तो सीमेंट्स के ऊपर बहुत इफेक्ट आ सकता है। रिसेंटली जैसे अगर आप लोगों ने देखा हो कि पंजाब के अंदर जो है पंजाब गवर्नमेंट ने अपनी कुछ रॉयल्टी की फी एक डाल दी है सीमेंट्स के ऊपर, तो उससे क्या हुआ है, जो जितनी भी पंजाब के अंदर प्लांट्स हैं उनके ऊपर थोड़ी सी हिट आई है। ऑल्दो उन्होंने अपनी प्राइसेस को बढ़ा दिया है और कंज्यूमर के ऊपर पास ऑन कर दिया है, लेकिन एक चीज को यहाँ पे कंसिडर कीजिएगा, जो कि बाकी कंपनीज हैं जैसे कि चिराग सीमेंट हो गया, उसका प्लांट केपीके में है, वो कंपनीज थोड़ा सा इस सिचुएशन में फायदा उठा लेती हैं। जैसे कि अगर उन्होंने देखा कि पंजाब के अंदर प्राइसेस इंक्रीज हुई हैं तो चिराग सीमेंट ने भी अपनी प्राइस को इंक्रीज कर दिया। तो जब प्राइस इंक्रीज की तो चूंकि वहां पे उसको फीस नहीं लगी हुई थी तो उसके मार्जिन इंक्रीज हो गए। तो ये चीज को कंसिडर आपको भी करना चाहिए कि जब आप बिजनेस को पढ़ रहे हैं तो किसी तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से वाले प्लांट या कौन सी वाली कंपनी जो है उसके मार्जिन ज्यादा इंप्रूव होने के चांस है, और सिक्लिकल स्टॉक्स के अंदर जिनके मार्जिन ज्यादा इंप्रूव होंगे वो जाहिर सी बात है ज्यादा परफॉर्म करेंगे। थर्ड जो है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। बल्कि अगर मैं इसको चौथी फोर्थ पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट को इकट्ठा कर दूं कि प्लांट एफिशिएंसी और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट का भी थोड़ा सा कनेक्शन होता है। जितनी एफिशिएंट आपका प्लांट होगा उतना ही ज्यादा जाहिर सी बात है वो प्रोडक्शन करेगा। कई जगहों पे ऐसा सिचुएशन भी है कि कई प्लांट्स पुराने भी हैं कुछ कंपनीज के, जैसे फैक्टो हो गया उसका पुराना है, फ्लाइंग का जो पुराना वाला था, जो पुराना प्लांट था वो भी काफी हद तक पुराना हो गया था, इसी वजह से अब वो नए वाले प्लांट की नई वाली जो कैपेसिटी वो बढ़ा रहे हैं। इसी तरीके से जिन प्लांट की ये प्लांट एफिशिएंसी कम है उनको जाहिर सी बात है इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा यूज करनी पड़ेगी, ज्यादा यूज होगी तो उनके मार्जिन कम होंगे। तो अगेन आपको कंसिडर ये करना चाहिए जब भी आप सीमेंट्स को पढ़ें
ये देख लें कि वो नया प्लांट जो लेके आ रहे हैं वो नया मटेरियल यूज, नई टेक्नोलॉजी वगैरह यूज कर रहे हैं, नई जो है कैपेसिटी वगैरह जो लगा रहे हैं उसमें, पुरानी मशीनरी तो नहीं है, नई मशीनरी है, तो वेल एंड गुड, ठीक है। तीसरी चीज यहाँ पे है कि नंबर ऑफ लाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई दफा क्या होता है कि जब आप प्लांट शट डाउन कर रहे होते हो तो उसको प्लांट को शट डाउन करना, दोबारा से रीस्टार्ट करना, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो जो भी आप कंपनीज को पढ़े उसमें ये देख लें कि किन के नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा है। जिनकी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी तो जाहिर सी बात है, एक अगर वो प्लांट को बंद करेंगे तो दूसरे एंड से उनको मार्जिन मेंटेन होते रहेंगे या रेवेन्यू वगैरह जनरेट होता रहेगा। एंड लास्ट इज लोकेशन। तो लोकेशन हमने पहले भी बात कर दी है कि लोकेशन में क्या होता है कि जो आपकी फ्लाइट की कॉस्ट है वो बहुत मैटर करती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पड़ रही होती है। तो जितने भी प्लांट्स है वो कोशिश करते हैं जो हमारा क्लाइंट है, कस्टमर है, वो हमारे प्लांट के पास पास हो। तो हमेशा ये ज़हन में रखें कि जब भी आपको कोई डिमांड आ रही है तो आप रिपोर्ट्स में जाके थोड़ा सा देख लो कि भाई डिमांड कहाँ पे है। सीपैक में है तो जाहिर सी बात है नॉर्थ वालों को इतना फायदा नहीं होगा, वो साउथ का होगा, साउथ के प्लांट्स को होगा। अगर नॉर्थ में ज्यादा कुछ डैम्स वगैरह बन रहे हैं या इस तरह की चीजें हो रही हैं तो वो नॉर्थ वाली कंपनी को ज्यादा फायदा हो सकता है। सो अगेन लोकेशन ऑल्सो मैटर्स। तो ये काफी ज्यादा मैंने पॉइंट्स यहाँ पे कवर भी कर दिए हैं। कुछ यहाँ पे कैपेसिटीज भी मैंने वैसे मेंशन कर दी हैं, जिसमें अगर आप देख सकते हो लकी सीमेंट की बहुत ज्यादा है, सबसे टॉप पे लकी सीमेंट है, फिर आपका पाइनियर सीमेंट है, और ये आपकी इसके बाद फौजी सीमेंट की कैपेसिटी ज्यादा बढ़ गई है। एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाह रहा था जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे चीजें हाईलाइट की हैं, थट्टा सीमेंट आपका साउथ में मौजूद है और इसकी यूटिलाइजेशन जो है ये काफी हद तक इंक्रीज हुई है। तो यहाँ पे अगर आप पिछले साल की निस्बत भी यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो 2023 में तकरीबन 64% ये यूटिलाइज कर रहे थे अपने प्लांट को, और इस दफा 76 कर रहे थे। यही वजह थी कि ओवरऑल इन्होंने क्या किया, एक्सपेंशन में जाने के बजाय अपने ही काम के अंदर अपने ही जो उनकी मशीनरी लगी हुई थी उसी के ऊपर इन्वेस्ट किया और वहां से ज्यादा प्रोडक्शन रखी। तो उससे क्या हुआ कि शेयर की प्राइस ज्यादा, मार्जिन इंक्रीज किया और शेयर की प्राइस भी ज्यादा ऊपर गई। अच्छा, यहाँ पे ये भी एक चीज दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो हम डिस्कस कर रहे थे, ये फ्यूल एंड पावर की भी सारी ब्रेकअप वगैरह लिखी हुई है। फॉर टाइम पर्पसेस में आपको यहाँ पे ये नहीं दिखाता, आप खुद से भी यहाँ पे देख सकते हो कि फ्यूल के ऊपर सबसे ज्यादा आपका जो कॉस्ट पड़ती है वो कंपनीज को फ्यूल के परसेंटेज पे पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे दिस इज अगेन द सीमेंट की जितने भी प्रॉफिट्स वगैरह हैं यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिए हैं। खास तौर पे थेटा सीमेंट को अगर आप यहाँ पे देखें 2023 से तकरीबन इसका जो नेट प्रॉफिट है 4.6% था 2023 में, और अब वो इंक्रीज होके 25 के पास आ चुका है। 25% इंक्रीज नेट प्रॉफिट परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। तो सॉरी, इंक्रीज ने बेसिकली नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है इसका इतना है। ईपीएस जो है तकरीबन आप देखो 7 गुना उसकी बढ़ गई है, अगेन फॉर द रीजंस मैंने आपको बताया कि किस तरीके से यूटिलाइजेशन एंड मार्जिन को वो मेंटेन कर रही थी। अच्छा, पाइनियर को देख लो आप, चिराग को देख लें एंड कोहार्ट, दीज वर टॉप पिक्स मेरी एक साल पहले मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, जिस तरीके से बताता हूँ कि आप लोगों को कंपनीज को कैसे सिलेक्ट करना है, तो बेस्ड ऑन दैट मैंने ये कंपनीज उनको सिलेक्ट करके दी हुई थी, वो भी 1 ईयर अगो। और मैं इसमें थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे इसके रिजल्ट्स भी दिखा देता हूँ। अगर आप रिजल्ट्स में ओवरऑल यहाँ पे देखो, सो ये एक साल पहले की ये मेरे पास हाईलाइट भी हुई है कंपनीज जब हमने एनालिसिस किया था, और चिराग सीमेंट, पाइनियर सीमेंट और कोहार्ट सीमेंट हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल एज वेल। और रिसेंटली भी अगर आप देखोगे तो यही 3 कंपनी ज्यादा थी थट्टा सीमेंट को छोड़ के, बाकी जो है जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। अच्छा, बाकी जो है कुछ चीजें और भी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सीमेंट के जो एनालिस्ट हैं वो बेसिकली क्या देख रहे होते हैं कि जो हमें ओवरऑल सबसे सस्ती कंपनी जो है वो मिले, और सस्ता देखने का तरीकेकार क्या है कि आप ईवी ओवर टन जो है एक मैट्रिक्स होता है उसको यूज करके देख लें कि ओवरऑल सस्ती कंपनी कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने सारे नंबर्स मेंशन कर दिए फॉर टाइम पर्पसेस, मैं अगेन आप लोगों को मेंशन नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल जो इस टाइम एवरेज चल रही है दैट इज अराउंड 28, और जो कंपनीज आपको लग रही हैं यहाँ पे सस्ती हैं आप उसके अंदर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दिस इज अगेन ये डाटा मेरा कलेक्ट किया गया बाय माय टीम, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सीमेंट डिस्पैचेस जो हैं वो थोड़ा सा इंक्रीज होना शुरू हुई हैं, लेकिन एक साल की निस्बत बहुत ज्यादा इसमें इंक्रीज नहीं है। वो ओवरऑल आप देख सकते हो कि रियल एस्टेट जो है अभी भी काफी हद तक मुतासिर हुआ है। जैसे ये इंप्रूव होगा तो आपके एंड पे भी इसमें थोड़ी सी बेहतरी आएगी। सीमेंट एक्सपोर्ट्स का भी यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ये भी आप नंबर खुद से देख सकते हो। इसके अलावा जो है ये सीमेंट्स की प्राइसेस अगर आप देखें, कोल की प्राइसेस लगातार 2022 से बहुत नीचे आ चुकी हुई है। इसका मतलब ये है कि सीमेंट्स को अभी इतना मसला नहीं है कोल की प्राइसेस के हिसाब से। अगर कोल की प्राइसेस बहुत शूट अप कर गई जैसे 2022 के निस्बत था, तो फिर आपको सीमेंट की प्राइसेस नीचे जाती हुई नजर आएंगी। लेकिन अभी सिचुएशन जो है मुझे नहीं लगता कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है। ओवरऑल सीमेंट की प्राइसेस आप देख रहे हो इन्होंने बहुत तेजी से ऊपर रखी हुई है,
और दैट इज वन वे जो उन्होंने अपना मार्जिन को सही रखा हुआ है। सो ये सिचुएशन है आपके एंड पे, और ये थोड़ा सा हम जो एनालिसिस किया करते हैं मेरे स्टूडेंट्स, उन्होंने इस तरीके से थोड़ी सी वर्किंग भी की हुई है, जिसमें हमने हाईलाइट की थी कोहार्ट सीमेंट, चिराग सीमेंट, पायनियर सीमेंट, ये 3-4 कंपनीज हमारे एंड पे बहुत जबरदस्त आ रही थी, इसमें थट्टा मिसिंग है। सो बाकी जो है बड़ी बेहतरीन थी, और उसकी परफॉर्मेंस भी, और ये बाय द वे 1 साल पहले का हमारा एनालिसिस है, और उसके बाद इन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। चलिए, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड। आई होप कि आप लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग ज्यादा हो जाए। फराज भाई, काफी ज्यादा मैंने टाइम ले लिया है, लेकिन मैं चाह रहा था कि लोगों को अच्छे तरीके से ये चीज समझ आ जाए, और डाउन द लेन जब उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी हो तो ये वीडियो दोबारा से भी रिविजिट करें। आपने तो बहुत बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया, बहुत बारीकी से, बहुत डिटेल से। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि लोग मेहनत करेंगे इसके ऊपर, रिसर्च करने के ऊपर कि साउथ का प्लेयर कौन सा है, इंपोर्ट कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है, रॉ प्रोडक्ट अगर इंपोर्ट कर रहा है तो कितनी कॉस्ट पड़नी है, अगर आपका सीमेंट वो एक्सपोर्ट कर रहा है तो कितना बेनिफिट है उसको, सही है। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रहा था आपके उसमें, 2-3 सवाल मैं पूछ लेता हूँ जो मुझे लगे कि मैं पूछने चाहिए। एक तो आपकी स्लाइड्स में ना फ्लाइंग सीमेंट मिसिंग था, वो नॉर्थ का प्लेयर है और आई थिंक वो लोकल कोल ही यूज़ कर रहे हैं, सही। तो उसको भी कुछ एडवांटेज है, और वो अभी प्लांट की उनकी क्या कहते हैं लाइफ भी हुआ है नया, सो इस वजह से वो परफॉर्म भी कर रहा है। मेरे ख्याल में इस टाइम मार्केट में ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो लोग ज़रूर पूछेंगे उसके बारे में। सो उसकी ये रीज़न थी। सेकेंडली, जो आपकी इस टाइम जो डिस्पैचेस के नंबर्स को देखते हुए राइट नाउ जो पाकिस्तान की डिमांड है, क्या सप्लाई उससे ज़्यादा हुई हुई है? अभी सप्लाई ओवरऑल अगर देखा जाए ना, टोटल जितनी कंपनीज है उसके तकरीबन 50 से 60% के दरमियान हमारा यूटिलाइजेशन रेट चल रहा है। सो ये तकरीबन हिस्ट्री में भी इतना रहा है, थोड़ा सा ज्यादा भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन चूंकि हमने प्लांट ज्यादा लगा दिए थे सीपैक की इसका वजह ये से, मतलब ये है कि है। अनकरीब सीमेंट की प्राइसेस कम तो नहीं होने वाली? नहीं, अभी तो ये डिसीजन सीमेंट्स के ऊपर पड़ता है, जब भी वो अनाउंस करेंगे देन वी कैन हाँ, हाईलाइट क्योंकि दैट। आप उसमें डिस्कस कर रहे थे ना कि जब सप्लाई बढ़ जाती है तो ऑब्वियसली मार्केट में कंपटीशन होता है, फिर प्राइसेस बैग्स की जो हैं सीमेंट बैग्स की वो नीचे आना शुरू हो जाती हैं, नहीं, उससे फिर। मैं यहाँ भी एक चीज हाईलाइट कर देता हूँ। 1 साल पहले एनालिस्ट यही सोच रहे थे कि जी एक्सपेंशन हो गई नहीं है, तो अब ये ना हो कि प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो जाए, लेकिन प्राइसिंग वॉर एक्चुअली में हुई नहीं। जरूरी नहीं होता कि हर दफा प्राइसिंग वॉर स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सीमेंट इंडस्ट्री है, वो आपस में मिलकर भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं कि जी हमने प्राइसेस को डिक्रीज नहीं करना। सो दैट वाज वन रीजन, प्राइस वॉर नहीं हुई, और स्टॉक्स इसी वजह से बहुत जम किए थे। ऑल्दो अगर आप उस टाइम की रिसर्च रिपोर्ट निकाल के देखें तो सारे लोग यही बात कर रहे थे कि शायद ये सीमेंट्स ना परफॉर्म करें। सही है। हमारे एक और सवाल, अब इस बेस और फंडामेंटल्स, ये जितनी ज़बरदस्त आपने प्रेजेंटेशन दी, जितने अच्छे एनालिसिस दिए आपने दिए, मुझे पता है आपकी टॉप 3 पिक्स क्या हैं, ठीक है, जो पिछले साल से आप वो करते हैं। एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देंगे कि राइट नाउ अगर कोई फंडामेंटल्स को देख रहा है और लॉन्ग टर्म के लिए देख रहा है, लाइक 2 to 3 ईयर्स के लिए भी एटलीस्ट, सो करंट प्राइस के ऊपर हम कौन से सीमेंट को की पिक्स कर सकते हैं शेयर्स की, ताकि जो इन्वेस्टर्स हैं वो उसके ऊपर काम कर सकें? अच्छा, मुझे मैं प्राइस को बहुत ज्यादा नहीं देखता होता, ये सब मेरे स्टूडेंट्स को भी पता है, तो मैं ओवरऑल देखता हूँ कि फंडामेंटली कौन जबरदस्त परफॉर्म कर रहा है। तो मेरी टॉप पिक जो है मेरी, दैट वुड बी कोहार्ट सीमेंट। कोहार्ट सीमेंट मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि उसके पास कैश हमेशा बहुत ज्यादा अवेलेबल होता है, और वो बाय बैक भी कर रहा है। तो बाय बैक जो कंपनीज कर रही थी वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म करती है। दूसरा, मेपल लीफ कैन बी अ गुड पिक, इसमें काफी ज्यादा मेरे पास पिक्स आ सकती हैं। फौजी सीमेंट जो है वो भी अच्छा आ सकता है। इसके अलावा जो है आपका थट्टा सीमेंट है, दैट इज प्रीटी गुड। पायनियर सीमेंट जो है, ये 3-4 मेरे पास है। चिराग सीमेंट अगेन, जिसकी मैंने बात की थी कि मार्जिन उसके इंप्रूव हुए हैं। सो जो मेरे ख्याल से केपीके के अंदर जो प्लांट्स आपके पास अवेलेबल है, उनके पास थोड़ा सा इंसेंटिव इस टाइम पे है, एंड दैट कैन परफॉर्म। चलें, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में अब टेक्निकल्स को डिस्कस कर लेते हैं, जो हमारा 100 इंडेक्स है। जिस तरह आपने फंडामेंटल्स के ऊपर हमार बताया कि मार्केट में फ़िलहाल ओवरऑल मैक्रोस के ऊपर आपको कोई चीज़ ख़राब नहीं नज़र आ रही, बल्कि बेहतर ही नज़र आ रही है। सेम इज़ द केस ऑन टेक्निकल चार्ट्स। जो हम जब से शो शुरू हुआ है उस टाइम से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कुछ पॉइंट्स को लेके कि आपके जो बुलिश इंडिकेशंस हैं उनका वेट स्टिल ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू बेयर्स। सो बुलिश इंडिकेशंस में मेरे पास स्टिल मार्केट ट्रेंड में चल रही है, हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहे हैं, पिछला हायर लो नहीं ब्रेक हुआ। इसका ये मतलब है कि आपकी मार्केट ट्रेंड में है, रोज़ाना नए हाइज लगा रही है, या हर 2-3 दिन के बाद नए हाइज लगा रही है। टाइम साइकिल्स को देखें, हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि मार्केट का टॉप जो ट्रेंडिंग साइकिल इस टाइम चल रही है एडवांसिंग फेज़ की,
वो पूरा होता है लास्ट वीक ऑफ जनवरी या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक पूरा होगा, या मिड ऑफ जनवरी। तो ये मतलब आप कह लें कि मिड ऑफ जैन से लेके फेब की फर्स्ट वीक के अंदर अंदर कहीं फॉल करेगा, जहाँ पे इसकी एडवांसिंग फ़ेज़ की जो ट्रेंडिंग फेज़ चल रहा है इस टाइम, उसकी टाइम साइकिल्स कंप्लीट होती है। हमने पहले डिटेल से बहुत डिस्कस किया हुआ है। फिर बुलिश इंडिकेशंस में EMA एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो वीकली 21 की है और 89 की है डेली की, मार्केट उससे ऊपर ही ट्रेड कर रही है। जब भी उससे ऊपर ट्रेड कर रही होती है एक अच्छा ट्रेंड नज़र आता है और एज अ सपोर्ट एक्ट करेंगे ये दो। बहरहाल ये बहुत नीचे हैं, इनके सपोर्ट यहाँ से 10-12 हज़ार पॉइंट्स नीचे बनती है, बट स्टिल अगर करेक्शन आती है तो ये फिर एज अ सपोर्ट वो करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया लास्ट मंथ, हमने अक्टूबर का सीजनल्स को देखा था, उसमें अक्टूबर बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया। फिर हमने नवंबर का महीना देखा कि ये भी बुलिश है, स्टिल बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो सीजनल्स के ऊपर भी मार्केट काम कर रही है। जो बेयरिश इंडिकेशंस हैं उसमें दो बातें मुझे नज़र आई हैं, हाईलाइट कर देता हूँ। एक तो बुलिश मंथली फ्लैग की जो प्रोजेक्शंस थी वो कंप्लीट हो गई थी 92 के ऊपर या 91 के ऊपर, वो हो गई हैं। अब प्रोजेक्शंस का ये मतलब नहीं होता कि यार इसने अपने टारगेट्स को मीट कर लिया मार्केट ने तो यहाँ ही से मुड़ जाए और नीचे आना शुरू हो जाए और फ़ौरन से सेलिंग नज़र आ जाए। वो हो सकता है कि टाइम ले, हो सकता है कि प्रोजेक्शंस के एक्सटेंशंस निकल आएँ और नए हाइज लगना शुरू हो जाएँ। सो एक ये कंसर्न था। दूसरा, अब डेली टाइम फ्रेम के ऊपर पहली दफ़ा ऐसा हुआ है पिछले इस वाली एडवांसिंग फेज़ में जुलाई 2024 के बाद कि इंडेक्स ने डाइवर्जेंस बनाना शुरू कर दी है, बेयरिश डाइवर्जेंस के हायर हाइज एंड हायर लोज लग रहे हैं, लेकिन RSI ने उसका साथ देना छोड़ दिया है। इसका ये मतलब है कि ये डाइवर्जेंस बन गई है यहाँ पे। अब डाइवर्जेंस क्या ख़तरनाक होती है, पहले जो इंडेक्स के ऊपर डाइवर्जेंस आई थी वो डाइल्यूट हो गई थी, उसका कोई ख़ास इम्पैक्ट नहीं आया, बस मार्केट साइडवेज हो गई थी उसको अपने साथ सिंक करने के लिए। राइट नाउ डाइवर्जेंस तो बन गई है, लेकिन डाइवर्जेंस प्ले कब होगी, जब आपका हायर लो यानी कि 88,599 ब्रेक होगा। अब 88,599 तक आने तक आपका इंडेक्स जो है अगर ड्रॉप भी होता है वो 6,000 पॉइंट्स तो ये ले लेगा ब्रेक होने के, फिर 6,000 के बाद और कितना नीचे जाएगा वो एक अलग कहानी है। सो बेयरिश डाइवर्जेंस बनी है, लेकिन अभी तक उसकी कोई सिग्निफिकेंस नज़र नहीं आ रही और मेरे ख्याल में अभी इतनी जल्दी आएगी भी नहीं, क्योंकि पिछली दफ़ा जो RSI की डाइवर्जेंस बनी थी उसने मार्केट को सिर्फ साइडवेज करने की हद तक का जोर लगाया था। सो अभी भी ऐसे ही लगता है, मुझे नहीं लगता कि अभी मिड ऑफ जैन या फर्स्ट वीक ऑफ फेब तक आपका ये कहीं टॉप होता हुआ डिफाइन नज़र आए, क्योंकि हमारे पास बुल्स के वेट अभी तक ज़्यादा हैं। जब तक यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल्स बनेंगी और लेट्स से 3 ब्लैक रोज बन जाती हैं, कोई ज़बरदस्त किस्म की 3-4 हज़ार पॉइंट्स की करेक्शन आती है, फिर हाँ देख सकते हैं कि बेयर्स के पॉइंट्स ज़्यादा बढ़ सकते हैं। फ़िलहाल अभी नहीं है। सो इंस्टेंट या इमीडिएट सपोर्ट जो नज़र आ रही है वो 92,042 की है, दूसरी 91,235 की है। फर्स्ट रेजिस्टेंस और सेकंड रेजिस्टेंस, फर्स्ट रेजिस्टेंस 95,000 के करीब है। ये बिग फैट नंबर, साइकोलॉजिकल नंबर है, एक इंपॉर्टेंट नंबर होगा, यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग भी नज़र आ सकती है। सेकेंडली 96,332 ये फिप की एक्सटेंशंस की प्रोजेक्शंस हैं, तो ये वो बन सकती हैं। एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, मार्केट को प्ले कैसे करें। पहले हम इंडेक्स ओरिएंटेड स्टॉक्स पे जा रहे थे, ब्लू चिप्स के ऊपर, जहाँ पे फर्स्ट ईयर स्टॉक्स हम रिकमेंड कर रहे थे, जो आपके यूजुअली 100 इंडेक्स में होते थे। जो 4 मेरी पिक्स होती थी उसमें से 2 एटलीस्ट 100 इंडेक्स के शेयर्स होते थे। फिर उसके बाद मैंने कहा कि यार ये जो नवंबर और दिसंबर का महीना है इसमें आपके सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। अब मुझे लगता है कि चूँकि हर कोई सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में आया हुआ है और अगले एक हफ़्ते के बाद आपका रोल ओवर वीक है, सो मुझे लगता है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स आपके रोल ओवर वीक तक ही चलेंगे, फिर उसके बाद थोड़ा सा ना ये साइडवेज हो जाएंगे और फिर फ्रस्ट्रेट करेंगे। और जो ये सेकेंड ईयर थर्ड ईयर स्टॉक्स में कोई बंदा फंस जाए ना, फिर उसकी फील्डिंग टेस्ट मैच से भी ज़्यादा होती है, लंबी हो जाती है। बहरहाल परेशानी वाली इतनी बात नहीं है, तो स्टॉप लॉस ज़रूर रखें। जो भी आपका ट्रेड प्लान है, बेहतर है कि अगर आप उस फ्रस्ट्रेटिंग फेज से बचना चाह रहे हैं तो स्टॉप लॉस रख के एग्जिट कर लीजिएगा। अब स्टॉप लॉस डिफ़ाइन करना आपका काम है। अब यहाँ पे जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये नज़र आ रही है कि वो वाले स्टॉक्स जो जिनको साइड बोर्ड आइटम्स कहते हैं मार्केट में, वो क्या हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ। वो साइड बोर्ड्स को डिस्कस करेंगे और कुछ उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जो 100 इंडेक्स के हैं लेकिन परफॉर्म नहीं किया। सो मुझे लगता है कि अब इनकी बारी है जो आप हम डिस्कस करने लगें। सो मेरे ख्याल में हमारे उन पे मूव करते हैं जो हमारी टॉप पिक्स हैं फॉर नेक्स्ट वीक की। एक तो सबसे पहले इनमें आ जाता है एंग्रो।
कॉर्प, जिसको बड़ा वाला एंग्रो कहते हैं हमारे ट्रेडर्स। सो एंग्रो में मुझे लगता है कि ये यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सी बुलिश डाइवर्जेंस बनी हुई थी, उसके बाद ये डिसेंडिंग पैरेलल चैनल था, इसको ब्रेक किया, राइट नाउ 320 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। हो सकता है ये 349 और ये 350 को जाके टेस्ट करे। अच्छी चीज़ ये है कि इसने अपना लोअर लो के ऊपर स्टॉप लॉस डिफ़ाइन किया है 296 का। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता दूँ कि ये ओवरऑल जो ट्रेंड इसका शुरू हुआ था 236 से लेके 380s तक के जो भी इसके हाइस थे, उसकी ये तकरीबन 0.5 से 618 के दरमियान की जो गोल्डन पॉकेट बनती है फिप की, उसके ऊपर आके ये कंसोलिडेट होकर डिसेंडिंग पैरेलल चैनल को ब्रेक कर रहा है। एक और चीज़ इंपॉर्टेंट ये है, ये जो 296 से इसने बाउंस किया और 332 तक गया, जो 290s और 96 का एरिया है, ये वो रीजन है जहाँ पे आपकी कंपनी बाय बैक कर रही थी पिछले साल। और पिछले साल से अगर मैं कंपेयर करूँ इस स्टॉक को, राइट नाउ ओवरऑल मार्केट पिछले साल से अब तक लेट से 2 गुना बढ़ गई है फॉर एग्जांपल। सो आपका एंग्रो जो है वो तकरीबन 290 से 320 तक आने के लिए सिर्फ 10% ही बढ़ा है। सो इसमें पोटेंशियल है, लैग कर रहा है ओवरऑल जर्नली अगर मैं बात करूँ। सो और यहाँ पे इनकी बहुत बड़ी बाइंग थी कंपनी की बाय बैक की, तो ये एक अच्छा पोटेंशियल स्टॉक लग रहा है। डिविडेंड भी अभी इसने रिसेंटली दिया है। अमार, कोई फंडामेंटल इसके ऊपर है ऐसा नियर टर्म में कि कोई कैटलिस्ट आए और ये परफॉर्म करना शुरू कर जाए? अच्छा देखें, इसमें आप देख रहे हो ना कि पीछे से ये बड़ा स्टॉक नीचे गिरता हुआ आ रहा है, तो इसके अंदर एक कहानी चल रही थी जिसकी बेस के ऊपर आपको ये नजर आ रहा है कि इसके स्टॉक की प्राइसेस नीचे है। तो वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ऑल्दो इसको अगर हम डिस्कस करें तो इसका थोड़ा सा चीजों को मजीद डिस्कस करना पड़ेगा, क्योंकि कॉन्ग्लोमरेट है कंपनी, तो इसका अर्निंग्स डिफरेंट कैटेगरीज से आ रही है। तो हर चीज को ना थोड़ा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हमें होनी चाहिए जरूर। एक तो नंबर वन, जब आप अनकंसोलिडेटेड अर्निंग्स में आते हैं तो तकरीबन इसे 30% का इंक्रीज दिखाया है साल का, ईयर ऑन ईयर। लेकिन अगर कंसोलिडेटेड में आएंगे तो इसका 50% के अर्निंग्स गिरी हैं। ठीक है, तो ये फॉर ऑल दिस पीपल टू अंडरस्टैंड कि भैया अर्निंग्स गिरी क्यों है, इतनी जबरदस्त कॉन्ग्लोमरेट कंपनी है, इतनी जबरदस्त ये परफॉर्मेंस करती है, तो ये अर्निंग्स गिरी क्यों है। इसकी रीजन है, इसकी रीजन ये है कि एनर्जी के एंग्रो एनर्जी लिमिटेड जो कंपनी है, ये इनका एग्रीमेंट हुआ है विद लिबर्टी पावर कंपनी, और ये अपने स्टेक्स को सेल कर रही हैं इन ईपीक्यूएल, जो कि एनर्जी एंग्रो एनर्जी की कंपनी है, वो अपने स्टेक्स को सेल कर रही है। सो ईपीक्यूएल में से उसने स्टेक अपना सेल करना है, एससीएमसी और ईपीडीएल, ये थर्मल आपके जो एसेट्स हैं सारे, कोल माइनिंग वगैरह जो आपकी चली है, थर जो आपका एंग्रो थर जो चल रहा है, ये सारे प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें से सेलिंग हुई हुई थी, और वो जो आपके प्रॉफिट थे वो पिछले साल में एड इन किए गए थे। तो वो डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस के तौर पे ये एक टर्म जो है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डाली जाती है, और वो पिछले साल में काफी हाईलाइट हो गए थे। इसकी वजह से अगर आप देखें तो ये आपका प्राइस देख रहे हो ना फराज भाई, तो ये बड़ी तेजी से ऊपर गया। तो वो जब अर्निंग शो हुई थी बड़ी तेजी से ऊपर गई, ठीक है। और जैसे जाहिर सी बात है, फिर आपने अगले एक पीरियड के अंदर उसको कंपेयर करना होता है, कंपेरिजन वाइज देखे जाए तो वो इस वजह से वो थोड़ा सा डिक्लाइन आया, 50% का डाउन आपको नजर आ रहा है। ईपीएस वाइज वो यही वजह थी, वो एक दफा वन टाइम ऐड हो गई, लेकिन अगली टाइम वो ऐड जाहिर सी बात है नहीं होगी। इसके अलावा जो है इसकी बाकी जो 3-4 इसकी कंपनीज हैं, उसमें से ईपीसीएल के जो पॉलीमर के जो रेट मार्जिन है वो थोड़े से स्लो डाउन हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हिट वहां से आया हुआ इनको टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से थोड़ा सा हिट है। लेकिन बाकी जो इसके बिजनेसेस है वो बहुत आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। सो ई फर्टिलाइजर से इसको बहुत जबरदस्त आया, डिविडेंड आया है, वो इनकी अर्निंग्स में बहुत जबरदस्त शो हुआ है। कोल माइन का काम इनका बेहतरीन चल रहा है, थर पावर का बेहतरीन चल रहा है, कादरीपुर का बहुत जबरदस्त काम चल रहा है। जो कादरीपुर का जो इनका पावर प्लांट है, उनका रिसेंटली एक लाइसेंस उनको मिला है नेफ्टा की तरफ से कि आप गैस की प्राइसेस, गैस को यूज कर सकते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। तो ये सारा सिचुएशन चल रहा है। फिर इससे पहले हमने बुल्सन बीआरएसपी के ऊपर एफसीईपीएल की भी बात की थी, तो वहां पे भी उसका भी बिजनेस बहुत बेहतरीन चल रहा है। तो आप देख रहे हैं कि 4-5 इसके बड़े आउटस्टैंडिंग बिजनेस चल रहे हैं। सिर्फ समझने वाली बात यही थी कि एक छोटा सा जो है डिसकंटिन्यूड ऑपरेशंस की वजह से इनकी अर्निंग्स इस दफा थोड़ी सी नीचे नजर आई हैं, जिसकी वजह से आपको चार्ट नीचे नजर आ रहा है। अब दे विल गेट बैक टू देयर ओरिजिनल ऑपरेशंस। जी, बैक टू ज़बरदस्त अमार, ज़बरदस्त। तो इसका ये मतलब है कि हम इसके ऊपर ट्रेड ओपन कर सकते हैं। बिल्कुल, इन शॉर्ट। अच्छा, फिर आगे चलते हैं। नेशनल फूड्स की मैं बात करूँगा। यहाँ पे टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर सेम पैटर्न है तकरीबन। ये
ट्रेंडिंग में था लास्ट ईयर से मई 2023 से 90 से बढ़ता हुआ ये 203 तक गया। उसके बाद ये 0.38 2.5 के दरमियान आके फिप की करेक्शन ली इसने और फिर अब बाउंस करना शुरू कर दिया है। सो जो इसका लो अभी लगा था वो 155 के करीब था और इसने अभी ये डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके उससे ऊपर सस्टेन करना शुरू कर दिया और विद वॉल्यूम्स और यहाँ पे डाइवर्जेंस भी थी इसके ऊपर, जो कि बहुत मैच्योर नहीं थी बट स्टिल आप कह सकते हैं थी, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। करंट प्राइस के ऊपर अगर बाय करते हैं ना तो इजीली मुझे लगता है कि 186 और 203 के टारगेट्स को जाके ये मीट कर सकता है। स्टॉप लॉस अगेन डिफाइन है 153 का, जो इसका रीसेंट लो था उससे नीचे। हमारे नेशनल फूड्स की वो प्रोडक्शन में इजाफा हुआ था, आई थिंक फैसलाबाद में इनकी कोई नई वो लगी थी और उसके बाद से बिल्कुल अभी तक उसके रिजल्ट्स मेरे ख्याल में उस तरह से नहीं आए जिस तरीके से जितना बड़ा प्लांट उनका लगा हुआ था। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो जो फैसलाबाद की आप फैसिलिटी की बात कर रहे हैं ना, उसी के ऊपर उनका जो डेप्रिसिएशन लगी है, उसकी बेस की ही ऊपर उसकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट आया। तो ये नहीं है कि हालात इनके बुरे हुए में। हालात अगर आप ओवरऑल देखें ना तो इनकी टॉप लाइन जो सेल्स है वो 15% इंक्रीज की है, जो ये बता रहा है कि भाई रेवेन्यू तो आपका जनरेट हो रहा है, लेकिन जो आपका ओवरऑल अर्निंग्स की डिक्रीज थी वो यही वजह थी। जो फैसलाबाद के अंदर आप फैसिलिटी यूज कर रहे हैं उसके ऊपर एक डेप्रिसिएशन का एलिमेंट आपका लगा, जिसकी वजह से आपकी अर्निंग्स गिरी है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो इसके अंदर बाइंग भी चल रही है। तो एक सब्सिडरी इनकी अपनी कंपनी है एपिक्योर, डीएमसीसी, मेरे ख्याल से शायद दुबई में है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो इन्होंने भी बाय बैक किया है। आज से इस साल के शुरू में एक मिलविल नाम की यूएस कंपनी है, उन्होंने तकरीबन 10% जो था स्टेक लिया अपना इन नेशनल फूड्स। तो इसमें तो बाइंग ओवरऑल इनसाइडर बाइंग तो चल रही है। अच्छा अमार, इसकी एक्सपोर्ट्स में कोई फ़र्क पड़ेगा ये जो फैसलाबाद के बाद काम शुरू किया इन लोगों ने? देखो जाहिर सी बात है, जब आप प्लांट क्यों लगा रहे हैं, वो आप इसलिए कर रहे हैं ना कि आपकी इंटरनेशनली जो है इसके ऊपर एक्सपोर्ट के ऊपर इम्पैक्ट आए, ज्यादा अच्छी एक्सपोर्ट होंगी तो डेफिनेटली इस पे इफेक्ट चलें, होगा। इसका ये मतलब है हमारी अच्छी पिक हो सकती है, हाँ? बिल्कुल बिल्कुल। चलें, ज़बरदस्त। अच्छा इसके बाद एक और है साइड बोर्ड में आता है डाइनो पाकिस्तान। इसके ऊपर टेक्निकल्स के ऊपर ये बुलिश डाइवर्जेंस बना के इस टाइम करंट प्राइस के ऊपर 190 193 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बहुत अच्छी डाइवर्जेंस है, मुझे लगता है यहाँ से बाउंस कर जाएगा, बाउंस करके 210 और इसके बाद 234 तक इजीली जाके टेस्ट कर सकता है। सो मैं इसमें लोअर हाई के ब्रेक होने का वेट नहीं करूँगा। मेरे ख्याल में इसका स्टॉप लॉस 179 रख के बॉटम पकड़ने की कोशिश करते हैं कि बाउंस कर जाए। सो स्टॉप लॉस इसमें स्ट्रिक्ट है, 179 के करीब आप रखें और ये बाउंस मुझे लगता है कि इंशाल्लाह कर जाएगा। हमारे केमिकल सेक्टर में डाइनो को कैसा देख रहे हैं आप? इसने अभी रिसेंटली बहुत अच्छा डिविडेंड दिया था। जो लास्ट क्वार्टर था उसमें जो पिछले 3 क्वार्टर्स में इसके बेहतरीन रिजल्ट्स थे, लेकिन जो आखिरी क्वार्टर था उसमें ये परफॉर्म उतना उस तरह से नहीं कर पाया, लेकिन बाय द वे डिविडेंड बहुत अच्छा दिया था इसने। और अभी कहाँ स्टैंड करता है, नेक्स्ट क्वार्टर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे? क्योंकि रिजल्ट्स उसी तरीके से दे सकता है, अपनी अर्निंग शो करा सकता है जैसे साल के शुरू में कराई है इसने? अच्छा, इसको थोड़ा सा अगर आप डीपली देखें ना तो ये एक साल के अंदर इसने काफी जबरदस्त अर्निंग्स वगैरह शो की थी। रिसेंटली जो क्वार्टर का डाटा आपका आया उसमें अर्निंग्स इनकी तकरीबन 60% गिरी है अगर पिछले साल की निस्बत देखा जाए। दैट इज बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी सी ज्यादा ही हाई फाइनेंस कॉस्ट इनको पड़ी है। ऑल्दो इनकी एनुअल रिपोर्ट के अंदर बहुत ज्यादा उन्होंने डिटेल में वहां पे मेंशन नहीं की हुई थी, तो लेकिन इसको थोड़ी बहुत हिट पड़ी है। पिछले साल की निस्बत बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया है। अब आने वाले वक्त के अंदर जो भी अभी देखना पड़ेगा कि इनका केमिकल्स का जो बिजनेस है वो इंप्रूव करता है कि नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज को ध्यान में रखिए, डाइनो का जो है केमिकल जो है ये बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है उसके ऊपर। जैसे ही केमिकल्स के रेट ऊपर नीचे होते हैं तो इसकी भी परफॉर्मेंस उसी तरीके से ऊपर नीचे होगी। सही। और ये जो केमिकल्स हैं इनके, ये बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं रॉ प्रोडक्ट इसका? ये बाहर से भी इनके इंपोर्ट होते हैं। इनके 3 से 4 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। सारों को मैं अभी शायद डिटेल में नहीं बता सकूंगा, लेकिन ओवरऑल यस, बाहर से भी आते हैं, यहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग भी होती है अपनी। सो तो अमार, सारी चीजें मैं मेरा सवाल करने का मकसद ये है कि आपने कहा कॉस्ट ऑफ सेल्स, और क्या पता कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आपकी बढ़ी हुई हो, क्योंकि रॉ प्रोडक्ट अगर आपके ग्लोबल मार्केट में सस्ते होने शुरू हो गए हैं तो इसका इम्पैक्ट तो आना चाहिए फिर। हाँ बिल्कुल ऐसे ही आना चाहिए, लेकिन ओवरऑल इनका जो केमिकल्स के रेट है ये भी डिपेंडेंट होता है ना कि आपके जो रेट चल रहे होते हैं इंटरनेशनली, उसके हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। सही। एक और हमार केमिकल सेक्टर से ही है, लॉट कैम की मैं बात कर रहा हूँ।
ओवरऑल अगर हम जितने भी अभी हमने रिसेंटली जो मार्केट का ट्रेंड देखा कि पहले ब्लू चिप्स परफॉर्म कर रहे थे, फिर उसके बाद सेकंड ईयर थर्ड ईयर ने परफॉर्म करना शुरू किया। लॉर्ड केमिकल एक ऐसा वो है टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर, इसने डिसेंडिंग वेज को ब्रेक किया हुआ है और इस टाइम ये वेज को ब्रेक करने के बाद ऊपर आके ट्रेड कर रहा है 17.25 के ऊपर। अगर ये 18.17 को जो इसका लोअर हाई बनता है उसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, सो ये इजीली 21 या 22 के करीब जाके इसको टेस्ट करना चाहिए। अब ये वो वाला स्टॉक है जो अभी तक जितने भी हमने 10-12 रुपये 15 रुपये वाले स्टॉक्स देखे हैं सब ने परफॉर्म किया है, इसने नहीं किया। और ये कंसोलिडेशन में लो वॉल्यूम्स के साथ, लो वॉल्यूम्स का ये मतलब होता है कि आपकी एक्यूमुलेशन चल रही है, और जब भी लोअर प्राइसेस पर होती है एक्यूमुलेशन चल रही होती है वो बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता होती है, फिर ऑल ऑफ अ सडन वॉल्यूम्स आना शुरू होते हैं, फिर ट्रेंड में जाना। मैं इसके ऊपर डिटेल से पूरे सिनेरियो बना के बात करूंगा, लेकिन फ़िलहाल लो वॉल्यूम्स के साथ ये अच्छा लग रहा है। इसके अलावा अगर मैं मंथली चार्ट्स के ऊपर देखूं इसको, एक चीज़ जो मुझे 2017 की तेज़ी में नज़र आई थी, वैसा ही पैटर्न इस टाइम बनता हुआ नज़र आ रहा है। 2017 में इसने 12 रुपये 13 रुपये का हाई लगाया और उसके बाद वहाँ से तकरीबन ये 5.5 रुपये हुआ, 60-65% ड्रॉप हुआ। इसी तरीके से 35 रुपीज़ अभी 2022 में इसने हाई लगाया, उस टाइम जब मार्केट आपकी बहुत स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन लॉर्ड कैम्प परफॉर्म कर रहा था। तो ये वहाँ से ड्रॉप होता हुआ नीचे आया, उसी पैटर्न पे उतनी परसेंटेज वाइज उतना ही ड्रॉप हुआ, तकरीबन 60% के करीब। और एक चीज़ कॉमन थी दोनों में, जब 2017 की रैली शुरू हुई थी, हाइस लग रहे थे मार्केट में, तो ये अक्टूबर नवंबर में इसने यहाँ पे सेम काइंड ऑफ पैटर्न बनाया था विद लो वॉल्यूम्स, RSI भी इसी जगह पे थी, और अभी भी इसने वैसे ही पैटर्न बुलिश एनगल्फर मंथली के ऊपर बनाया हुआ है। सो मेरे ख्याल में अगर इसका स्टॉप लॉस 15.15 या 16 का अगर आप डेली टाइम फ्रेम कर रहे हैं, अगर 15.15 मंथली टाइम फ्रेम कर रहे हैं तो होल्ड करना चाह रहे हैं इसको, तो कर सकते हैं। यहाँ से बाउंस एक्सपेक्टेड है। दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स दोनों बुलिश साइकिल में सिमिलर हैं, बल्कि ये 2018 के हाइज़ के ऊपर भी लॉर्ड कैम ने जो हाइज़ लगाए थे वो भी इतना ही ड्रॉप हुआ था। ओवरऑल ये लग रहा है कि अगर कोई स्टॉक स्ट्रगल कर रहा है इस टाइम और अभी तक परफॉर्म नहीं कर पाया, वो ये है चूँकि मार्केट को स्टॉक को इंडेक्स के हिसाब से, मार्केट के हिसाब से एडजस्ट भी करना है। सो मुझे लगता है कि ये अंडर वैल्यूड है इस टाइम और ये परफॉर्म कर सकता है। हमारे इसके फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ कहेंगे कि डिविडेंड देने वाली भी कंपनी है, ये डिविडेंड भी दे रही है, क्यों नहीं ये परफॉर्म कर पा रहा? सो बेसिकली इसके भी अगर आप देखा जाए ना, तो अर्निंग्स पर शेयर का काफी हद तक 50% डिक्लाइन हुआ है, ऑल दो 40% की इसकी इंक्रीज हुई है इन सेल्स। तो अगेन जैसे हमने डायनो की बात की थी, कॉस्ट ऑफ सेल्स थोड़ी सी बढ़ी थी, इसका भी कॉस्ट ऑफ सेल्स काफी हद तक जो था वो ज्यादा बढ़ा हुआ था। और दूसरी बात ये कि ये जो लॉट केमिकल जो कंपनी है, ये पीटी और पीएक्स का एक मार्जिन होता है, उसके ऊपर इसका काफी फोकस होता है। तो जितना मार्जिन वो मेंटेन हो रहा होता है उतना ही ज्यादा ये परफॉर्म करते हैं। वो मार्जिन बहुत लो था, और वो मार्जिन अगर आपका लो रहता भी है तो तब ये परफॉर्मेंस उसी वजह से अगर आप देखें तो ये बड़ी शार्पली नीचे गिरा है। जैसे ही वो थोड़ा सा इंप्रूव होगा तो फिर ये आपको नजर आएगा बड़ी तेजी से ऊपर इंप्रूव हो सकता है। रिसेंटली डाटा के मुताबिक तो अभी तो ये थोड़ा बहुत स्टेबल चल रहा है, लेकिन अगर इसमें हल्का सी भी इंप्रूवमेंट आएगी, मैं लेटेस्ट नंबर नहीं देख पाया, लेकिन आज से 2-3 महीने पहले जो मैंने देखे थे उसके मुताबिक तो अभी लो था, लेकिन अगर ये रिसेंटली इंप्रूव हुआ है तो उसकी बेस के ऊपर लॉटे केमिकल माइट परफॉर्म। सही हो गया हमारा, थैंक यू। फिर इसके बाद सीमेंट्स की बात करते हैं। आज आपने बड़ी ज़बरदस्त सीमेंट्स की प्रेजेंटेशन दी। उसमें एक सीमेंट है छोटा सीमेंट, पावर सीमेंट के नाम से। मेरे ख्याल में अब मार्केट में दो ही सीमेंट रह गए हैं जो सस्ते हैं, एक पावर सीमेंट, एक दीवान सीमेंट। इसने एक बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन बॉक्स, एक्यूमुलेशन बॉक्स, बहुत लंबे अरसे का एक्यूमुलेशन बॉक्स इसका ब्रेक हुआ, जो कि 6.5 रुपये का बनता था। उसको ब्रेक करने के बाद विद इन नो टाइम 2 दिन के अंदर ये 8 रुपये के करीब चला गया। उसके बाद नीचे आया है, अभी उसी कंसोलिडेशन बॉक्स को रीटेस्ट किया। सो टेक्निकली ये बड़ा परफेक्ट सेटअप है। अगर ये 6.7 6.5 के करीब मिलता है, इसको बाय करना चाहिए। स्टॉप लॉस 6 का बनता है और ये एक्सपेक्टेड है कि इजीली दोबारा से जाके जो अभी इसने कल परसों या पिछले हफ्ते के हाइज लगाए 7.96 उसको टेस्ट करे, फिर उसके बाद जाके 9 रुपये को टेस्ट करे। टेक्निकली तो ये बहुत अच्छा है। फंडामेंटल्स अमार से पूछते हैं। अमार, साउथ में इनका प्लांट है, हमेशा मैंने सुना है कि कंपनी लॉस में ही रहती है। क्या वजह है इतना बड़ा प्लांट होने के बावजूद ये लॉस में, और जो अभी इंटरेस्ट रेट कम हुए इसको कितना फ़ायदा होने लगा?
फायदा देखिए, इंटरेस्ट रेट नीचे जाते हैं तो फायदा तो होता है, ठीक है। ये जितने भी सिक्लिकल सेक्टर इन पे होता है। हाँ, मेरे एंड से अगर आप पूछोगे तो पावर सेक्टर के, पावर सीमेंट जो है मेरे हिसाब से वो इतनी जबरदस्त फंडामेंटल कंपनी नहीं है। इसकी सेल्स डाउन है, हालांकि बाकी कंपनीज के ओवरऑल देखे जाए तो वो तकरीबन सेल्स स्टेगनेंट हो गई थी। इसकी 40% सेल्स डाउन है, सो विच इज अ लिटिल बिट बॉदरिंग फॉर मी। लॉस पर शेयर जो है वो मतलब अर्निंग्स भी है वो लॉस में है, तो 0.55 का अभी भी इसका लॉस चल रहा है। हाँ, आने वाले हालात में बहुत ज्यादा जंप ले लेती है तो फिर तो हमारे इन पे हाईलाइट हो जाएगा, लेकिन कम से कम सेल्स तो मेंटेन होनी चाहिए थी। सो ये सिचुएशन थी। दूसरी बात यह है कि अभी रिसेंटली आरिफ अभी हैज जॉइंड नाउ एज अ चेयरमैन, ठीक है, ऑफ द बोर्ड अपॉइंटेड अभी रिसेंटली हुए हैं। तो हो सकता है कि उससे भी थोड़ा बहुत चेंजेस वगैरह नजर आए। होपफुल रह सकते हैं आगे आने वाले वक्त के अंदर कैसे हो सकता है। रिसेंटली एक और भी, इसमें एक और भी चीज हुई थी कि ये बुर्ज सोलर के साथ इन्होंने मिलके एक एग्रीमेंट भी किया है, जिसकी बेस के ऊपर ये अब विंड पावर पे भी जा रहे हैं। सो कम से कम अपनी कॉस्ट को थोड़ा सा मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा इकदाम तो ले रहे हैं। सो आने वाले वक्त में देखते हैं कैसा सिचुएशन है। अमार, मुझे एक बात नहीं समझ आती, साउथ में इतने बड़े प्लेयर्स हैं, उनकी सेल्स बढ़ गई हैं एक साल के अंदर और इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, तो ये क्यों स्ट्रगल कर रहा है? ये क्या सिर्फ अपने ही प्रोजेक्ट्स के लिए सप्लाई दे रहा होता है जो बंद हो गए होंगे? मुझे नहीं पता एग्जैक्टली हो क्या रहा है इसके पीछे। सो ये मुझे कंसर्न है कि इसकी सेल्स क्यों नहीं उस तरीके से बढ़ी जैसे बाकी कंपनीज की बढ़ी। अच्छा, मैं जेन्युइन बात है कि मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं इसको इसको इतना उस तरह से फॉलो नहीं कर रहा था। अगर आपके पास कोई खबर है तो वो बताएं। नहीं, मेरे पास होती तो मैं हिंट दे देता। टेक्निकली मैं चार्ट्स के ऊपर अच्छा लग रहा है, परफेक्ट। मुझे लगता है कि बढ़ जाएगा, अच्छा बढ़ जाएगा। चलें, अमार, ग्लोबल मार्केट्स को डिस्कस कर लेते हैं। आप फंडामेंटल्स कुछ कवर करना चाह रहे हैं अपने एंड से? आफ्टर ट्रम्प डॉलर इंडेक्स तो बहुत बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, अभी तो मेरे हिसाब से अभी ग्लोबली तो और कोई फंडामेंटल इंप्रूवमेंट तो नहीं आई है, ठीक है। रिसेंटली इंटरेस्ट रेट को जो डिक्लाइन करना था फेडरल रिजर्व बैंक ने, वो लास्ट टाइम उन्होंने कर दिया, ठीक है। दूसरी बात ये कि एक मेजर चीज जो है वो ये है कि पावल की जो स्पीच थी, क्योंकि मैं उसको लाइव मैंने पूरा सुना था, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग में भी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो उसने एक भी बात ऐसी नहीं की जो कि डॉलर के लिए एक थोड़ा सा नेगेटिव साबित हो, ठीक है। डॉलर के लिए नेगेटिव साबित हो या इकोनॉमी के लिए वो बुरी कोई खबर हो। सारी चीजें उसने बहुत पॉजिटिव बताई थी कि हर हालात बहुत बेहतरीन चल रहे हैं, हमने जो है सारी चीजें अपने टारगेट्स अचीव कर लिए हैं, सारा कुछ सिनेरियो बेहतर जा रहा है। सो मेरे हिसाब से अभी भी डॉलर अमेरिका के पर्सपेक्टिव से इकोनॉमी वाइज बहुत बुरी खबरें कोई भी नहीं, ठीक है। जब बुरी खबर होगी तो पहली बात है मैं यहाँ पे आके खुद बताऊंगा कि भाई कोई चीज चेंज होने लगी है। मेरे हिसाब से बिल्कुल सारी चीजें अच्छा, परफेक्ट ये चल रही अमार बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे कि ट्रम्प आ गया, रिसेशन आ जाएगा। क्या मसला है? ये पावल और ट्रम्प की लड़ाई चल रही है उस वजह से, या ये हमारी तरफ से एक लीडर के लिए मोहब्बत है तो इसलिए कह रहे हैं कि दुनिया की मार्केट्स क्रैश कर जाएगी? पहली बात है सर, मोहब्बत तो नहीं ना, हमको ट्रम्प को ऐसे थोड़ा फॉलो कर रहे थे। नहीं, सो बहुत लोग बेसिकली खुश हैं पाकिस्तान में, ऐसे लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं कि ट्रम्प आ गया तो बहुत हाँ कुछ चेंज आ जाएगा, पाकिस्तान में तब्दीली आ हाँ, जाएगी। लीडर्स निकल जाएंगे तो खैर ये तो खैर ये इससे इसका कंसर्न नहीं है। बात ये है कि सिंपल आप एक चीज को, मैंने ना एक वीडियो थी मेरी सरमाई यूट्यूब के ऊपर जिसमें मैंने कहा था शॉकिंग स्टॉक मार्केट अनाउंसमेंट, ये वीडियो का नाम है। वहां पे जाके आप लोग देख सकते हो कि जीडीपी को आप प्रिडिक्शन कैसे कर सकते हैं कि भाई आपके हालात कैसे रहते हैं, ठीक है। उसको देखने के क्राइटेरिया होते हैं कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। अगर लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आपके ये बताना शुरू कर दें कि भाई हम नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं, तो ये आपको इंडिकेशन होती है कि आपकी ग्रोथ कम होगी, ठीक है। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कि भाई कंसेक्यूटिवली 2 क्वार्टर्स आपके जीडीपी के नेगेटिव हो जाए तो वो रिसेशन होता है। अभी जो लेटेस्ट आपका जीडीपी का नंबर आया हुआ है यूएसए का, वो 2.8 है, ठीक है। अब 2.8 कहाँ पे और कहाँ पे जीरो, ठीक है। तो ये चीज को हम भूल जाते हैं कि भाई जो मेन चीज है इंडिकेटर वो क्या है। और दूसरी बात है कि लीडिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अभी आपको नहीं कह रहे कि भाई हम नीचे वाली साइड पे जा रहे हैं। हाँ, वो थोड़ा स्टेबल जरूर रहे हुए, कल को 2-3 महीने बाद अगर वो नीचे आएंगे तो हमारे एंड पे वो हाईलाइट होगा। जब नहीं है तो फिर क्यों घबराने की जरूरत हाँ, नहीं, वो लोगों को नहीं पता ना जीडीपी नंबर्स क्या होते हैं, वो दिल की बात सुन रहे हैं कि बस क्रैश हो जाए किसी तरीके से, दुनिया बर्बाद हो जाए। अच्छा, सेकेंडली मुझे बताएं, अभी रिसेंटली सीपीआई का डेटा आया है इन्फ्लेशन का, इसका डॉलर का, उसका क्या इम्पैक्ट आने लगा है अब? अच्छा, सीपीआई का अगर आप डेटा देखोगे ना तो उसका बेस ईयर इफेक्ट आया है। और 2.4% पे आपकी तकरीबन सीपीआई आ गई हुई थी ईयर ऑन ईयर, और एक्सपेक्टेशन थी कि आपकी 2.6 आएगी, और एक्सपेक्टेशन उतनी ही आई, 2.6% आई।
जिसकी वजह से अभी अब थोड़ा सा आपको हल्का सा ब्रेक भी नजर आया होगा नैस्डैक के ऊपर, मेरे ख्याल से शायद परफॉर्म भी इसके बाद कर गई थी। लेकिन रीजन यही थी कि बैक एंड से आपका सीपीआई का नंबर जो एक्सपेक्टेड था वो ही चल रहा है। और अगर आप पॉवेल की स्पीच भी देखोगे तो वो यही मेंशन कर रहा है कि यार आपका सीपीआई का जो नंबर है वो नीचे ही रहेगा, ये एक जिगजैग थोड़े से आते रहेंगे। वो खुद से कह रहा है कि यार जिगजैग तो आएंगे, और ये दैट इज इकोनॉमी बेसिकली। तो आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखना है, अगर आपके टारगेट्स अचीव रहते रहेंगे और अमेरिका इंटरेस्ट रेट नीचे करेगा तो वो क्यों कर रहा है? ग्रोथ रखने के लिए ना। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल अभी इतना सीपीआई आपको अफेक्ट नहीं करेगा। चलें, ज़बरदस्त हमारा। अच्छा, मैं इंडेक्स डॉलर इंडेक्स से शुरू करते हैं, मैं टेक्निकल साइड पे देख लेता हूँ। जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मुझे लग रहा था कि डॉलर इंडेक्स ये वाली जो रेजिस्टेंस है 106.11 की, इसको नहीं ब्रेक करेगा और ये जल्दी नीचे आना शुरू हो जाएगा। वैसा नहीं हुआ। लेकिन एक चीज़ अच्छी ये हो रही है यहाँ पे कि डाइवर्जेंस बन गई है बेयरिश डॉलर इंडेक्स के ऊपर। बेयरिश डाइवर्जेंस जब भी बनी है ये ड्रॉप हुआ। अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में जाके देखें, जैसे यहाँ पे था और यहाँ पे था, उसके बाद ये ड्रॉप होना शुरू हुआ। एक तो बेयरिश डाइवर्जेंस है, और सेकेंडली यहाँ पर जो इसकी एक और रेजिस्टेंस आने वाली है 107.359 की, ये एक अच्छी टफ रेजिस्टेंस होगी जो पिछले साल 2023 का डॉलर इंडेक्स का हाई था। सो अच्छा, अब अगर ये ब्रेक होता है, इसको हम फिर कंसोलिडेशन बॉक्स समझ सकते हैं वीकली के ऊपर भी, और ये फिर बढ़ता हुआ नज़र आएगा। सो राइट नाउ अगर क्लियर स्टांस नहीं है, लेट्स से मैं ट्रेंड मुझे बुलिश है और डाइवर्जेंस नज़र आ रहा है, बेहतर है कि एहतियात कर लें, डॉलर के पेयर्स को ना ट्रेड करें। क्योंकि हमारा पाउंड यूएसडी के भी जो हमारी प्रोजेक्शंस थी मेरी, वो प्रॉपर्ली ठीक नहीं चल सकी। और मैं उस चीज़ पे खुश हूँ कि यार अच्छा हुआ नहीं बड़ी, लोगों को समझ आए कि यार सारी कॉल्स ठीक नहीं होती, और ब्लाइंडली पैसा ना लगाएं ये सोच के कि यार फराज और अमार बता रहे हैं तो ये मैं रात को अपनी गाड़ी बेचूंगा तो सुबह मेरे पास 2 नई गाड़ी आ जाएंगी। तो ये वाला काम नहीं करना है, गलत भी होती हैं चीज़ें। प्रोजेक्शंस प्रॉबिलिटीज़ की बेसिस के ऊपर ये काम किया जाता है। ऑल्दो हमारा विन रेट इस शो का बहुत अच्छा है, मेरे ख्याल में 90% प्लस चल रहा है, लेकिन स्टिल आप लोग थोड़े से एहतियात से रिस्क रिवॉर्ड के साथ काम करें। इसी बात को मैं आगे लेके चलता हूँ। हम गोल्ड में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये यहाँ से हायर लो बनाएगा, सॉरी एक लोअर हाई बनाएगा, बाउंस करेगा, वो बाउंस आया नहीं। और डेली टाइम फ्रेम के ऊपर 2597 का मेरा एसएल था, और मैंने तकरीबन कोई 20-22 हज़ार डॉलर का पर्सनल अकाउंट के ऊपर स्टॉप लॉस हिट कराया है। तो जो लोग कहते हैं ना कि यार अपने लॉसेस भी बताओ और दिखाओ, तो ये रे भाई लॉसेस, आप खुश हो जाएं, तसल्ली रखें। सही है। जहाँ पे एसएल था उसके बाद वहाँ से $50 नीचे चला गया, इसके मतलब है मुझे अब डिस्काउंटेड प्राइस पर मिल रहा है, और मैं जब भी इस पर रिवर्सल लग रहा होगा मैं बाय कर लूँगा। सो ओवरऑल अभी ये आपका डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसने लोअर हायर लो ब्रेक करके स्टिल लोअर लो की तलाश में, बाउंस इसमें एक्सपेक्टेड है आ जाएगा, और उसके बाद इसको साइडवेज भी होना चाहिए, जो कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हो जाएगा, लेकिन हुआ नहीं। अब अगर मैं इस ट्रेंड को प्ले करना चाहता हूँ, चूँकि 4 आवर के ऊपर ये बहुत ही कोई खूबसूरत बेयरिश ट्रेंड बनाता हुआ नज़र आ रहा है। अगर कोई ट्रेड करना चाह रहा है, वैसे एहतियातन ना करें तो बेहतर है। अगर करना भी चाह रहा है तो यहाँ कहीं 2550 या 2590 के करीब जो हमारा एसएल था उधर कहीं जाता है, तो वहाँ पे शॉर्ट अटैम्प्ट करके 2630 का एसएल रख सकते हैं। अगेन रिस्क रिवॉर्ड बहुत तरीके से सोच समझ के रखिएगा। लास्ट टाइम भी मैंने कहा था आप लोगों को कि विदाउट लेवरेज ट्रेड लें। अगर 2650 पे ट्रेड लेते हैं, 2580 का एसएल रखते हैं, तो $70 हैं। इस $70 के पीछे अकाउंट को वॉश ना कर देना, इसमें वॉल्यूम्स आपने बहुत तरीके से एडजस्ट करने हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है रिस्क मैनेजमेंट की। सो वो उस चीज़ के ऊपर काम करने की ज़रूरत होगी आप लोगों को। सेकेंडली चलें, हमारी 2 चीज़ें तो गलत हो गई, अब हम उस पर बात कर लेते हैं जो हमने बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म। प्रकाश, मैं यहाँ पे ये भी एक चीज ऐड करता हूँ। देखें, जब हम टेक्निकली कोई चीज बता भी देते हैं ना, तो इसके पीछे फंडामेंटल्स को भी साथ साथ आपको मद्देनजर रखना पड़ता है। अब आपने देखा डॉलर इंडेक्स गया क्यों है इतना ऊपर, क्योंकि जो आपका फेडरल रिजर्व बैंक का चेयरमैन है, वो पॉवेल जो स्पीच दे रहा है, वो उसको देखें कि वो टोन क्या कह रहा है। वो टोन जो है वो ऑलरेडी बड़ी बुलिश है। और रिसेंटली जो 3-4 आपकी मॉनेटरी पॉलिसी जितनी भी गुजरी है, तो आप डॉलर का इंपैक्ट उसकी स्पीचेस के बाद बहुत हाई रहे में। कभी उसने अच्छी बात कर दी, बड़ा शूट कर गया, कभी उसने बुरी बात कर दी तो नीचे चला गया। तो इसका मतलब ये होता है कि रिएक्शन तो आपका आ सकता है जब भी मॉनेटरी पॉलिसी होगी। सो रिसेंटली जो उसकी थी टोन, मैंने मेंशन भी किया कि बहुत सॉलिड आई। मैं तो चाह रहा था कि एक यार बुरी बात कर दो, कुछ बुरी बात कर दो, उसने कोई भी चीज नहीं ऐसी कही, और उससे हुआ है कि डॉलर शूट कर गया, उसके अगेंस्ट ही गोल्ड परफॉर्म करता है, तो वो भी नीचे आ गया।
सही है हमारा, ज़बरदस्त। अच्छा ये नैस्डैक को देख लेते हैं, जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया कि अपने ऑल टाइम हाइस के ऊपर खड़ा हुआ है, रीसेंट हाइस को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सो इसकी जो प्रोजेक्शंस आ रही हैं ए बी सी डी की, वो तकरीबन 23,000 250 230 की आ रही हैं। नहीं, 23,600 700 की हैं तकरीबन। सो इसको आप लोग अपने चार्ट्स के ऊपर प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करके देख लीजिएगा कि ये सी पॉइंट यहाँ से मैं ले रहा हूँ 17,200 से, तो डी कितना आएगा जो बी पॉइंट था। ये देख लीजिएगा ड्रॉ करके। और ये सर्वर पे प्राइस डिफरेंस होता है। और सेकेंडली एक फ्राइडे का सेशन भी बाकी है, उसमें ये क्या पता ये आपको नीचे मिल रहा हो या ऊपर मिल रहा हो, तो उस हिसाब से फिर देख लीजिएगा कि ये किस तरीके से आप लोगों ने इसकी ट्रेड पिक करनी है। बहरहाल ये बुलिश ही लग रहा है और डी पॉइंट इसकी टारगेट्स होने चाहिए डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। फिर बीटीसी की बात करते हैं। सो मेरे ख्याल में क्रिप्टो वाले तो इस टाइम छलांगे लगा रहे हैं, जो जो क्रिप्टो में हमारे ज़्यादातर पाकिस्तानी जो बाहर से ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए लीगल है, जो पाकिस्तान में ट्रेड कर रहे हैं तो वो अल्लाह मालिक है उनके साथ फिर क्या होगा। सो एहतियात से काम किया करें। सो यहाँ पे लग ऐसा रहा है ए बी सी डी इसका भी यही सेम सिमिलर पैटर्न है। ये पैटर्न हमने सिखाया भी है पिछली एपिसोड्स में, ये क्या होता है जाके पिछली एपिसोड्स देखें, वहाँ से सीखने को मिल जाएगा आपको। इसका डी पॉइंट 96,000 के ऊपर बन रहा है। सो ये फिनोमिनल तरीके से ट्रेंडिंग में है और परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। पिछले ही हफ्ते हमने इसको हाईलाइट किया था कि ये अपने हाइस के करीब जाएगा 96 ऑल द वे टूवर्ड्स 96। उम्मीद है कि इसको जाके ये टेस्ट कर जाए विद इन अ वीक और सो। फिर इसी तरीके से इथीरियम सेम पैटर्न, सेम वो ट्रेंडिंग में। और इथीरियम में मेरे ख्याल में स्टिल ज़्यादा पोटेंशियल है। और ऐसे ऑल्ट्स देखें मेजर्स के ऊपर जो अपने इस तरह के कंसोलिडेशन बॉक्स डेली टाइम फ्रेम के अभी तक नहीं जिसने ब्रेक किया, जैसे ही ब्रेक हो तो उसको बाय करें, एक परफेक्ट सेटअप मिलेगा आपको। क्योंकि जब बीटीसी नीचे आएगा, वो बीटीसी डोमिनेंस जो होती है वो जब आपके ऑल्ट्स बढ़ना शुरू हो जाएंगे जब बीटीसी नीचे आने लग जाएगा। सो ऑल्ट्स में भी काफ़ी पोटेंशियल है। मुझे इथीरियम अभी भी अच्छा लग रहा है। यहाँ से आपके 3500 के इजी टारगेट्स, 4000 के इजी टारगेट्स हो सकता है ये अपने ऑल टाइम हाइस को भी जाके टेस्ट करते और ब्रेक करके सस्टेन करे। मुझे लगता है $5,000 भी अगले साल तक ये हो सकता है। सो इसमें अगर आप लोग ख़रीद भी रहे हैं इसको, विदाउट लेवरेज ट्रेड करेंगे, वंस अगेन ज़्यादा पैसे नहीं लगाने हैं, तसल्ली से सुकून से काम करना है इसके ऊपर भी। सो ओवरऑल ये है हमारे मेरे ख्याल में डेली टाइम फ्रेम्स के ऊपर जब हम देख रहे हैं तो BTC, इथेरियम, नैस्डैक तो परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे इस केस में आपका डॉलर वीक हो रहा है और रिस्क ऑन मोड चल रहा है। सो ये लोग इन्वेस्ट करना पसंद कर रहे हैं। ओवरऑल डॉलर इंडेक्स आपका जो है वो बुलिश है। होना ये चाहिए था कि वो जब बुलिश होता है तो इनको भी बेरिश हो ये भी। लेकिन फ़िलहाल जो सेंटीमेंट बना हुआ है ट्रेंड का, मार्केट का, स्मार्ट मनी का, वो इस तरफ है। कुछ और अमार आपकी तरफ से कुछ ऐड करना चाहते हैं, कोई शॉर्ट लिस्ट स्क्रिप्ट जो आपने की हुई हो, या बस रैप अप करते हैं इसको? अच्छा, एक मैं स्क्रिप्ट भी हाईलाइट कर देता हूँ जो कि मैंने अपने स्टूडेंट्स को तो मेंशन किया था, आई डोंट नो कि उन्होंने खरीदा था कि नहीं। अगर आप अपने चार्ट के ऊपर हट को दिखा दें, HUT, सो ये एक माइनिंग कंपनी है इन कनाडा और ये बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं और ऊपर से इनके जो रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज वो यूज करते हैं, उससे इनको कॉस्ट बहुत ज्यादा कम पड़ती है। ओवरऑल मैं आपको ये बता देता हूँ कि इनका जो 3 सालों से जो इनका रेवेन्यू ग्रो हुआ है वो 10x ग्रो हो चुका है। रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ। और ये जिस टाइम पे इसको मंथली चार्ट पे लेके जाइएगा, एक मिनट। अच्छा, मंथली में चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये तकरीबन इसका जो ऑल टाइम हाई लगा हुआ है वो 80 के पास है। ठीक है। अच्छा, ये बाय द वे मैंने लास्ट मंथ मैंने खरीद लिया था इसको। अब लास्ट मंथ से तकरीबन ये 100% का गेन मुझे देख चुका है एक ही मंथ के अंदर। लेकिन अब आप देखो 80 रुपीज के जब ये शेयर था उस टाइम पे इसकी रेवेन्यू 10x कम थे। ठीक है। और अर्निंग्स जो थी उसकी नेगेटिव थी। इस टाइम पे ये कंपनी पॉजिटिव अर्निंग शो कर रही है और जो इसके रेवेन्यू है वो 10x हो गए। सो मुझे ये लगता है कि शायद ये 80 को भी अमार शायद ब्रेक कर सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूँगा, दे। ये जो HUT जो मैंने जो सर्वर ओपन किया हुआ यही वाला है? क्योंकि हाँ हाँ, $34 यही इसकी प्राइस है। अच्छा, सही। 34 चल रही है। बस अभी कल के दिन में 28 थी। तो हम्म, मुझे तो इसलिए और 6 रुपए दे दिए। ज़बरदस्त। चलें, ठीक हो गया हमार, बस फिर रैप अप करते हैं आप। चलें जी, चलें। थैंक यू सो मच एवरीवन। और यहाँ पे अगेन हमने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्क्रिप्ट्स भी बताई, हालात भी सारे बताते जा रहे हैं यार, कि सेंट्रल बैंक भी, सारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जी, वो भी सारा कुछ अच्छी चीज़ें हाईलाइट कर रहा है। हमारे एंड से भी आप लोग सारी चीज़ें बता रहे हैं, स्क्रिप्ट्स भी बताते हैं। बहुत मेहनत होती है इसकी बैक एंड पे, फराज भाई की, मेरी भी। और बड़ा मुश्किल से टाइम निकाला जाता है, तो इसको थोड़ा सा सपोर्ट किया करें, थोड़ा अप्रिशिएट किया करें।
बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं एकदम से, कोई एक आध स्टॉक हल्का सा एक दिन नीचे चला जाए तो मैसेज आना शुरू हो जाते हैं कि भाई क्या सिचुएशन बढ़ी। ये स्टॉक मार्केट है, टाइम लगता है सब में, ये नहीं होता कि आज के दिन कॉल दी और अगले दिन ही सारा उसको कैप हो गया। अब आपके सामने रिजल्ट्स हैं, रिजल्ट्स बहुत बेहतरीन है और इंशाल्लाह आने वाले वक्त के अंदर भी अगर अल्लाह करे कि बिल्कुल ऐसे रिजल्ट्स हैं। चले जी, मेरी तरफ से, सरमाया की तरफ से एंड फराज भाई की तरफ से अल्लाह हाफिज। सी यू गाइस नेक्स्ट वीक।